हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आपके सामने दिख रहा है सेमीकंडक्टर क्लास 12 का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत इजी चैप्टर। तो मैं आपको पहले ही एक चीज बोल दे रहा हूं, स्मार्ट बोर्ड मुझे बाद में मिला, तो इस सेमीकंडक्टर के कुछ पार्ट आपको नॉर्मल मिलेंगे व्हाइट बोर्ड पे, तो घबराना नहीं है। बाकी पार्ट आपको कहां पर मिलेंगे, स्मार्ट बोर्ड पे मिलेंगे। उसमें भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया है। मैं क्वालिटी बता देता हूं अपने टीचर के भरोसे। पहली चीज कि जो भी आपके यहाँ पे नीट वाले या जेई वाले बच्चे हैं, नीट वाले या जेई वाले बच्चे हैं, कम से कम उनको यहां से मिलेगा 3 क्वेश्चन। कम से कम उनको मिलेगा पूरा 3 क्वेश्चन। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको मिलेंगे यहाँ पे 7 मार्क्स। क्या मिलेंगे? 7 मार्क्स। तो आपको दूसरी चीज बताऊं, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है बट कॉन्सेप्चुअल है। नहीं समझोगे, रटोगे, बहुत लंबा है, बट मैंने बहुत इजी तरीके से इसको समझाया है। एक बार भी आप जाके इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, वीडियो पूरा देखना है। शुरू के आपको 20-25 मिनट, आधी घंटा वो आपको मिलेंगे व्हाइट बोर्ड पे, बाकी स्मार्ट बोर्ड पे है। एक बार क्वालिटी देखना, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप कोई भी बुक उठा लेना, मैं पूरे भरोसे पे, अपने टीचर के भरोसे पे कह रहा हूं, कोई भी बुक उठा लेना, कोई भी मॉड्यूल सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग आगे। थैंक यू वेरी मच। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपकी फिजिक्स का चैप्टर मेरा शुरू हो रहा है, आपका सेमीकंडक्टर चैप्टर। तो मैंने सोचा था कि पहला चैप्टर शुरू करेंगे, बट हम एक ट्रिक अपनाएंगे, सबसे आसान चैप्टर को सबसे पहले शुरू करेंगे। तो आपका ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं। ये हमारी सीरीज 10-10 मिनट की है। एक टॉपिक को हम 10 मिनट के अंदर कवर करेंगे फुल डिटेल के अंदर, जहां आपको एनसीईआरटी, आपको नीट जेई के जो पीवाईक्यू हैं वो, और जो आपके बोर्ड के पीवाईक्यू हैं, सारे कवर कराए जाएंगे। तो फुल डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो हर एक चीज, जो कंटेंट आपका है, एग्जैक्ट कोटा का जो कंटेंट है वो आपको मिलेगा। सारी चीजें बहुत आसानी के साथ हम लोग शेयर करेंगे आपके सामने। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड, कि हम सॉलिड को क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्लासिफाई करते हैं। जब हम मेटल की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले पता होगा, क्लास 6-7 से पता होगा, कि जो मेटल होता है वो आपका कंडक्टर होता है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं ना। पहली चीज, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, जो कंडक्ट नहीं करता, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, रबड़ हो गई, प्लास्टिक हो गई, वुड हो गई, ग्लास हो गया, ये सारी चीजें, इन दोनों के जो बीच का आदमी है वो क्या है? सेमीकंडक्टर। जिसमें आपको 2 नाम याद रखना है पूरे चैप्टर के अंदर, और वो है आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये 2 नाम आपको खाली याद रखना है। आइए देखते हैं। पहला, मेटल के अंदर एबंडेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्री बहुत ज्यादा होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्री ज्यादा होंगे तो जो कंडक्टिविटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन के कंडक्ट करने की क्षमता होती है, सिग्मा, ये सिग्मा के नाम से जानते हैं, वो बहुत ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है, कंडक्ट कर रहा है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रेजिस्टिविटी, यानी रोकने वाला। एक होगा आगे ले जाने वाला, जिसे हम बोलेंगे कंडक्टिविटी। एक रोकने वाला होगा, जिसे हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। रो के नाम से जाने जाते हैं। तो एक ज्यादा होगा तो एक क्या होगा? कम होगा। इंसुलेटर फ्लो होने नहीं देता है, इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होगी और रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। सिंपल लॉजिक लगा सकते हैं। ये बीच का आदमी होगा, मॉडरेट होगा और मॉडरेट होगा। तो हमने बहुत सिंपल तरीके से पहली चीज समझ लिया कि जो मेटल होते हैं, कंडक्टर होते हैं, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी। पहली चीज। सेकेंड पॉइंट की तरफ आते हैं। हम आते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा होगा, वहां एक चीज आपने पढ़ी होगी, टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसे अल्फा के नाम से जाने जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ही नहीं जानते इसे क्या बोलते हैं, तो हम कहेंगे इसे हम अल्फा के नाम से जानते हैं। अल्फा, अल्फा का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर और आर का रिलेशन। सिंपल इतना याद रखेंगे, टेम्परेचर और आर का रिलेशन, कि टेम्परेचर को बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कम होगा, नहीं बढ़ेगा, वो सारी चीजें बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं मेटल के बाद। तो मेटल में अल्फा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, बाकी दोनों क्या होंगे? निगेटिव। ये क्वेश्चन आपके नीट में आ चुका है। ये आपका क्वेश्चन नीट में ऑलरेडी आ चुका है। किसका निगेटिव होता है? तो हमने कहा भाई इंसुलेटर का होता है और सेमीकंडक्टर का निगेटिव होता है। हालांकि हम इसमें बात करते नहीं है, कोई परिभाषा इसकी है नहीं, क्योंकि कंडक्टर इसके अंदर कंडक्शन होता नहीं है, बट फिर भी बोल दिया जाता है। अगली चीज, अच्छा पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब तुम बढ़ोगे हम भी बढ़ेंगे। टेम्परेचर को बढ़ाने पर, सिंपल लॉजिक याद रखना है भाई, इसका अल्फा पॉजिटिव है, बाकी दोनों का निगेटिव है। तो यानी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा। सिंपल, टेम्परेचर और आर का रिलेशन है। तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा।
अब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रुकावट बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी और आपका करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक सिंपल सी बात है, आपका जब रोकने वाला ज्यादा होगा तो बहने वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा भी होगा, V इज इक्वल टू आई आर। जब आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है तो आपका करंट क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, ये आपने पढ़ा होगा, सिंपल सी बात है। इसमें उल्टा कर दो, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या, अल्फा निगेटिव है, यानी एक को बढ़ाओगे तो एक कम होगा, तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी कम होगी, अगर रुकावट कम होगी तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो आपका करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, करंट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पहली चीज। अच्छा, ग्राफ को समझ लेते हैं। ग्राफ आपका आया हुआ है, इसमें रो में और टेम्परेचर में देखो उल्टा रिलेशन है कि एक को बढ़ा रहे हो तो एक कम हो जा रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, हाइपरबोला, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया समझने का। दूसरा तरीका क्या है समझने का, वो देखिए, ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक आपने पढ़ा होगा, वीडी इज इक्वल टू ई, ये पूरा आपने फार्मूला वहां पे पढ़ा होगा। आप सिंपल दिमाग लगाओ, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल तेज तेज भागेंगे, मॉलिक्यूल अगर तेज भागेंगे तो कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, अगर जितनी जल्दी टकराएंगे टाइम कम लगेगा। तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर को बढ़ाने पे कोलिजन बढ़ रहा है तो टाइम क्या होगा, कम। तो आप देख लो यहाँ पे, अगर आपका टाइम टाउ, रिलैक्सेशन टाइम कम लग रहा है तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो और I इज इक्वल टू NEAVD, कुछ लोग बोलते हैं वीना के नाम से जाना जाता है इसको ना, वीना। तो आप खुद दिमाग लगाओ, अगर आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो रही है तो आपका करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, एक पॉइंट पे ध्यान देना है, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, सिंपल है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, कांस्टेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी यही लॉजिक अगर लगाते हैं, दोनों तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। टेम्परेचर को बढ़ाने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब खुद सोचो, मान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हुई 5, मैंने कहा यार ये 5 कम हुई है, लेकिन जो आपका n है वो आपका 20 बढ़ गया है, भाई ये 5 कम हुआ है, ये 20 बढ़ गया है, तो नेट में क्या आएगा, 15 हमारे पास बढ़ जाएगा। वही बात यहां पर है कि आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम तो हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहे हैं, तो आपका क्या आएगा, आई बढ़ जाएगा। तो मैंने दोनों तरीके से आपको सिखा दिया। जब कहीं बार रुको, तो ये देखिए आपके सामने कुछ नोट पॉइंट है, 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बहुत है, इनफ है, सबसे बेस्ट 2 क्वेश्चन है, आपके दिमाग से खेला जाएगा। पहला आपको दिया हुआ कॉपर और आपको दिया है सिलिकॉन। सबसे पहले क्या पहचानना होगा, कॉपर क्या होता है, मेटल होता है, इसका मतलब कंडक्टर होगा, सिंपल। सिलिकॉन क्या होगा, सेमीकंडक्टर। तो पहला क्वेश्चन आपका आएगा कि आप पहचानो, तो हमने पहचान लिया, ये मेटल होता है, ये सेमीकंडक्टर। हमारे दिमाग में क्या रहता है कि अल्फा पॉजिटिव होता है, समझना ध्यान से, हमारे दिमाग में होता है कि टेम्परेचर को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट क्वेश्चन ने क्या दे दिया, कूल डाउन, क्वेश्चन ने दे दिया है कूल डाउन, यानी उसने टेम्परेचर क्या कर दिया, कम। खुद दिमाग लगाओ, कॉपर एक मेटल है जिसका अल्फा पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर को घटाने पे, यहाँ कूल डाउन की बात हो रही है, यानी टेम्परेचर को कम करने पे रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, सिंपल सी बात है। यहां पर क्या उल्टा होता है, निगेटिव है, तो यानी टेम्परेचर को कम करने पे रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस चीज पे ध्यान देना है कि हर बार आपसे नहीं कहा जाएगा कि आप टेम्परेचर को बढ़ाओ, यहां पर कूल डाउन दिया है। अगला क्वेश्चन सबसे वीआईपी क्वेश्चन है, सबसे फेवरेट, ये समझने वाला है। आपसे कह रहा है, देखो यहां पर एमीटर है, वोल्टेज है, सेमीकंडक्टर, जो सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर, हम पहचान के भाई सिलिकॉन क्या होता है, SC यानी सेमीकंडक्टर। ये रेजिस्टेंस जहां ये निशान लग जाए तीर का, समझ जाओ वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हो। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वुड यू इंक्रीज और डिक्रीज, आप इस R को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, टू कीप रीडिंग ऑफ एमीटर कांस्टेंट, आपको एमीटर की रीडिंग क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। व्हेन सेमीकंडक्टर हीटेड, आपसे क्या कहा जा रहा है समझना, आपसे कहा जा रहा है ये सेमीकंडक्टर है, मैंने कहा यार ये सिलिकॉन है, जो कि एक सेमीकंडक्टर होता है, जिसका अल्फा क्या होता है, निगेटिव होता है। अल्फा निगेटिव का मतलब आप टेम्परेचर को अगर हीट कर रहे हो यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। अब जाहिर सी बात है, अगर इसका रेजिस्टेंस यानी सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम हो रहा है, करंट भी क्या होगी, कम होगी। बट हम चाहते हैं कांस्टेंट रहे, हम चाहते हैं कांस्टेंट रहे, तो यानी हमको कांस्टेंट रखना है, तो हम क्या करेंगे कि जो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये जो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को, ये जो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको हम बढ़ा देंगे। सिंपल सी, फिर से समझा, आपसे कहा जा रहा है कि जब एक सेमीकंडक्टर है, आप उसको हीट कर रहे हो, तो पहले लॉजिक लगाओ, सेमीकंडक्टर को हीट करोगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो करंट आपकी बढ़ जाएगी, करंट आपकी, सॉरी ना, यहाँ पर करंट, रेजिस्टेंस कम होने पे करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट आप चाहते हो कि करंट ना बढ़े, आप चाहते हो करंट ना बढ़े, कांस्टेंट रहे, तो हम क्या करेंगे, तो जो रेजिस्टेंस कम हो रहा है उसको कम ना होने दो, तो हमने क्या किया, अपना वाला जो रेजिस्टेंस था उसको हमने बढ़ा दिया, तो आंसर क्या आएगा आपका, हमने इंक्रीज कर दिया। तो यहां आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या चीज किया है। तो ये पहला टॉपिक आपका खत्म होता हुआ, और सेकेंड टॉपिक पे हम आएंगे दूसरे वीडियो में, जो एनर्जी लेवल है,
एनर्जी बैंड है उसकी तरफ आएंगे। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा होगा, सब कुछ पढ़ रहे होंगे। तो मैंने सॉलिड सेमीकंडक्टर का पहला लेक्चर डाल दिया था, बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आ गया जिन लोगों ने पढ़ा है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पिछला पढ़ लें, और यहाँ से हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आइए देखते हैं। आज पढ़ना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन हर बार आते हैं, वो आपका है एनर्जी लेवल या एनर्जी बैंड। क्या मतलब है, आइए समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम का मतलब होता है एक सिंगल एटम, जिसका दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता किसी से ना हो, अकेला हो। तो हमारा सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। तो हमने भरना स्टार्ट किया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो अब ध्यान से देखना, ये आपने भरना, मालूम आपको होगा। सबसे आखिर वाली जो शेल होती है उसे क्या बोला जाता है, वैलेंस एनर्जी लेवल या वैलेंस शेल बोली जाती है। कुछ बच्चे पूछेंगे सर व्हाट इज द शेल, तो हम ये कहेंगे देखो, ये न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस अपने चारों तरफ घूमता, रिवॉल्व करता है, उसमें जिसमें रिवॉल्व करता है उसको गोल गोल क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। मैंने 1 2 3। तो ये सिर्फ न्यूक्लियस, ध्यान से अगर समझेंगे, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठा है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठा है, क्या वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस से? सिंपल सी बात है, यहां और कोई खींचने वाला है नहीं। तो यहां सिर्फ किससे अट्रैक्ट होगा, ओनली न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा या न्यूक्लियस से जुड़ा होगा। तो जब इसकी एनर्जी लेवल आप बनाएंगे, तो अगर आपको ध्यान से पता हो, क्लास 11th में अपने हाइड्रोजन का नाम सुना होगा, तो हाइड्रोजन का जब आप निकालते हैं तो आपको ध्यान होगा, आता है -13.6, -3.54, -1.51, ऐसे करके पूरा का पूरा एक वैल्यू आती है ना। तो कहीं ना कहीं आप देखते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये क्या होता है, इस फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, जैसे जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आपकी एनर्जी देखो, ध्यान से कर देखो, एनर्जी बढ़ रही है भाई। पहले पहले -13.6 थी, अब -3.54 है, अब -1.51 है, यानी एनर्जी आपकी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। वही चीज मैंने आपसे बोला, n = 1 पे कम एनर्जी वाला, उसके बाद ज्यादा, उसके बाद और ज्यादा, है ना, सारी चीजें। कुछ बच्चों को यहाँ डाउट होगा, सर ये न्यूक्लियस पास में 1 वाला पास में होता है, उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो देखो 13.6, बट ये माइनस के अंदर होती है। क्यों माइनस के अंदर होती है, ये आपने इलेक्ट्रोस्टेट में या और चैप्टर में पढ़ा होगा क्लास 11th में ना, कभी बाद में बता दूंगा। तो धीरे धीरे यहां से आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, एक बात ये पता चली कि जो आपने ये एनर्जी लेवल बनाया है, एनर्जी क्या वो आपका डेफिनिट है, फिक्स है। फिक्स का क्या मतलब है कि अगर n = 1 पर -13.6 है, तो -13.6 ही चाहिए, ना 13.5 काम चलाएगा, ना ही 13 आपका 7। आपकी फिक्स है कितना, 13.6 यहां पर फिक्स है, पहला। दूसरा क्या है, डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट का 2 है, कि डिस्क्रीट का मतलब ये है कि जो n = 1 है, n = 2 है, ये आपका 1 2 3 ऐसे आएगा, ना 1.5 आएगा, ना 1.7 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे आएगा। तो जो आपका एनर्जी लेवल होता है, डेफिनिट होता है, डिस्क्रीट होता है, और कैसा होता है, लाइन होता है। तो देख लो, ये लाइन है कि नहीं है, एक ये लाइन जैसा है, लाइन जैसा है, लाइन जैसा है, क्योंकि एनर्जी क्या है, फिक्स है, डेफिनिट है, तो एक फिक्स लाइन में आएगा। जैसे मान लो 70 रुपया है, तो 70 ही रुपया है, ना 70.1, ना 70.2, ना ही 69.9, ऐसा कुछ भी नहीं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द एनर्जी लेवल, ये सारी चीजें। आइए चलते हैं। हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं इसमें लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। थ्योरी आपके टीचर आपको पढ़ा ही देंगे, देख लेंगे, या मैं नोट्स आपको टेलीग्राम पे पूरा दूंगा, तो सारी थ्योरी वहां आपको मिल जाएगी। थ्योरी में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सारी चीजें मैं आपको समझाता जा रहा हूं, ताकि कहीं से भी थ्योरी पढ़ लेंगे। थ्योरी हर जगह होती है, आपको वो समझ लो, समझो। अब क्या होता है, ये तो अकेला था, लेकिन जब आपका सॉलिड बनता है, जब आपका क्रिस्टल बनता है, बहुत सारे एटम पास पास आते हैं। देखो, ये मेरा मेन एटम मैंने ले लिया, अब एक ये एटम पास में आया, ये एटम पास में आया, ये एटम पास में आया, ये एटम पास में आएगा। अब खुद सोचो, अगर एटम पास पास आएंगे, इंटरेक्ट होंगे, आपस में फोर्स लगाएंगे, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को मान लिया, ये इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा, ये गोला बना देते, ये वाला ये इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा। पहले ध्यान सुनो, क्या पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस से बाइंड था, तो उसकी एनर्जी क्या थी, फिक्स। लॉजिक लगाओ, क्या अब इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला प्लस भी खींचेगा, आजा, ये वाला प्लस भी आजा, ये वाला प्लस भी आजा, ये वाला प्लस भी आजा, क्या इस इलेक्ट्रॉन की हालत खराब हो गई? भाई चारों तरफ से फोर्स लगाए जा रहे हैं, तो अगर सारे प्लस इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, अब इसकी एनर्जी फिक्स ना बाबा ना, अब इसकी एनर्जी फिक्स
नहीं होगी। अब एनर्जी आपकी चेंज होगी, तो यहां पर अगर एनर्जी चेंज होगी, क्या अब वो लाइन आएगी? नहीं, अब वो बैंड के फॉर्म में टूट जाएगी। तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर लिख दिया, देखो क्या, बैंड। यानी अब वो एनर्जी किसके फॉर्म में टूट जाएगी? एक बैंड के फॉर्म में टूट जाएगी। कैसे समझेंगे सर? जैसे मैंने एग्जांपल लिया, पहले आपके पास 70 रुपए था, तो मैंने कहा यार पहले 70 रुपए था, अब ना ही 70 रुपए है और ना ही आपके पास 80 रुपए है, इन दोनों के बीच में कोई है। तो मैंने एक बैंड मान लिया कि भाई आपका 70 या 80 रुपए में है। अच्छा, बैंड में एक चीज का ध्यान देना, नीचे वाली मिनिमम वैल्यू, भाई 70 मिनिमम वैल्यू, 80 मैक्सिमम वैल्यू, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि एक बैंड के फॉर्म में टूट जाएगा। अब यहां बहुत लॉजिकल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी जो बहुत सारे लोग, अच्छा एक और चीज बताना भूल गया आपको, कई टीचर या कई सारी बुक में यहां पर आपको लिखा मिल जाएगा 1s, कई सारे में 1s 2s 3s 3p, कोई मसला नहीं है। हमने बस क्या लिख दिया है? शेल के फॉर्म में। वो लोग लिखते हैं आपके सब शेल के फॉर्म में, कोई मसला नहीं है उससे, कोई घबराने वाली बात नहीं कि सर ने गलत पढ़ा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है ना। एनर्जी की बात आगे। अच्छा, यहां समझने वाली बात क्या है बेटा, देखो यहां पर मैंने तो बनाया बैंड, एक बैंड, ये बैंड, ये बैंड। कुछ लोगों को यहां पर जो जिनकी दिमाग थोड़ा तेज चलेगा, सर यहाँ पतला बनाया, यहाँ मोटा और यहाँ और चौड़ा बनाया। कुछ लोग सोचेंगे अरे ऐसे गलती से बन गया होगा ना। भाई हर चीज गलती नहीं, हर चीज का रीजन है। देखो समझो ध्यान से, जो n इज इक्वल टू 1 होगा, जो न्यूक्लियस के बहुत पास में होगा, जो न्यूक्लियस के बहुत पास में होगा, क्या उसके ऊपर ज्यादा असर होगा? नहीं, उसके ऊपर ज्यादा असर थोड़ी हो पाएगा। वो न्यूक्लियस के पास में बैठा है, अट्रैक्ट होकर बैठा है, तो बाहर वाले उतना फोर्स उस पर नहीं लगा पाएंगे, तो उस पर कम असर होगा। इसलिए देखो पतला सा बैंड है, उसके ऊपर जाएंगे थोड़ा सा असर ज्यादा होगा, जो सबसे लास्ट वाला होगा उस पर सबसे ज्यादा असर होगा, और सबसे ज्यादा असर होगा सबसे ज्यादा टूटेगा और सबसे ज्यादा एनर्जी फैलेगी। और ये दो पार्ट में टूट जाता है, एक का नाम वैलेंस बैंड और दूसरे का नाम कंडक्शन बैंड। कैसे टूटता है थ्योरी हमारे काम की नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं आपको बता रहा हूं कैसे टूटता है। अच्छा, यहां पर आपको ये वाला पॉइंट समझना है बहुत ध्यान से। क्या मतलब, देखो ये आपका क्या है? वैलेंस बैंड और एक क्या है? कंडक्शन बैंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं पहले ही मार्क कर दे रहा हूं इसको, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप समझ गए तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। समझना, देखो ये वैलेंस बैंड है। क्या ये वैलेंस शेल होती है? क्या वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है? तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो लूजली बाउंडेड होंगे। कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे? लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंपल सी बात है। वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक हम डिफिनेशन के तौर पे क्या बोल सकते हैं कि ये एनर्जी लेवल है। हमने कहा भाई वैलेंस बैंड भी एक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी लेवल है, किसका? उनका जो वैलेंस शेल के अंदर होते हैं और जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही बात है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, समझना, इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, ये कूद के कहां भाग जाएगा? कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? फ्री, तो यहां से टूट के जाएगा। समझना, ये इलेक्ट्रॉन अभी लूजली बाउंडेड है, यहां पर ऐसे बाउंडेड है। अब एनर्जी इसको मिली, कूद के कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में, तो क्या फ्री हो जाएगा? फ्री। तो कंडक्शन में सिंपल बहुत है, देखो लॉजिकल, भाई कंडक्शन वाला क्या करेगा? कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और आपने हमें पढ़ रखा है कंडक्शन में पार्टिसिपेट वही लोग करते हैं जो फ्री होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लिंक कर सकते हो, भैया फ्री इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और कंडक्शन वाले ही फ्री होते हैं, इसलिए नाम क्या है? कंडक्शन, और ऊपर पाया जाता है। कंडक्ट करना है तो ऊपर पाया जाएगा। तो यहां पर आपको बात समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज द कंडक्शन बैंड, व्हाट इज द वैलेंस बैंड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, क्या इन दोनों के बीच में गैप है? बहुत ये सारा चीजें इस क्लियर होगी बेटा। क्या इन दोनों के बीच में गैप है? हम कहेंगे यस, इन दोनों के बीच में क्या है? गैप। अब समझना बहुत ध्यान से मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर ये गैप ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन कूद ना पाए, क्या इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाएगा? नहीं फ्री हो पाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंसुलेटर। मैं मिटा रहा हूं यहीं पर। अब बात आप समझने की ट्राई करना मेरी बात को, यहीं पर बहुत ध्यान से बात को समझना और अपना लॉजिक लगाना कि इंसुलेटर में क्या होगा, कंडक्टर में क्या होगा। ये अपना लॉजिक खुद से लगाओ थोड़ा सा, है ना, ये अपना लॉजिक बेटा खुद से लगाओ थोड़ा सा, गैप के बारे में थोड़ा सा चर्चा करो, अपना दिमाग चलाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको खुद समझ में आ जाएंगी। अब समझना, मैं जो चीजें बनाने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बहुत बार आएगा, फिक्स कर लो। मैं फिर से कह रहा हूं, इसको फिक्स कर लो अभी। मान लो, देखो समझना, मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो ये आपका है कंडक्शन बैंड, ये आपका है वैलेंस बैंड, ठीक, वैलेंस बैंड। इन दोनों के बीच में गैप है, मैं उसका नाम बता दे रहा हूं। समझना, इन दोनों के बीच में गैप है, इस गैप का नाम क्या है? समझना, इस गैप का नाम है फॉरबिडन, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। समझना इस बात को, जिसे हम डेल्टा
ईजी के नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, जब आप गूगल सर्च करोगे फॉरबिडन का नाम आएगा वर्जित। फॉरबिडन का मतलब होता है वर्जित। वर्जित का मतलब जिसे लिखा रहता है ना, यहां जाना वर्जित है, सख्त मना है। क्यों? समझो भाई, इलेक्ट्रॉन बहुत हर चीज को समझो। इलेक्ट्रॉन या तो लूजली बॉन्डेड होगा, दो ही कंडीशन है, या तो आप बॉन्डेड होंगे, तो अगर बॉन्डेड होंगे तो वैलेंस बैंड में होंगे, सिंपल सी बात है, या आप फ्री होंगे। तो जब फ्री होंगे तो कहां पर होंगे? कंडक्शन बैंड में होंगे। तो इसका मतलब इस गैप में नहीं रहेंगे आप या तो वैलेंस बैंड में रहेंगे या तो आप कंडक्शन बैंड में रहेंगे, यानी यहां आपका आना मना है, इसलिए एक नाम क्या दिया? फॉरबिडन एनर्जी गैप, डेल्टा ईजी के नाम से जाना जाता है। समझना, अगर ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, अपना लॉजिक लगाओ बेटा, अपना लॉजिक लगाओ। अगर ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, क्या इलेक्ट्रॉन जा पाएगा? इलेक्ट्रॉन कूद नहीं पाएगा। तो हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन कूद नहीं पाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन कूद नहीं पाएगा, क्या कंडक्शन बैंड पूरा खाली? तो हम कहेंगे कंडक्शन बैंड पूरा खाली। देख लो, पूरा कंडक्शन बैंड खाली है। भाई देखो, इस इलेक्ट्रॉन को कूद के यहां पर जाना था, तभी कंडक्ट करा पाता। एनर्जी गैप आपका बहुत ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा हो, एनर्जी गैप ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कूद नहीं पाएगा। और अगर कूद नहीं पाएगा, कंडक्ट नहीं करा पाएगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये इंसुलेटर होगा। क्या होगा? इंसुलेटर होगा। एक याद रखना है, कार्बन या डायमंड, कार्बन या डायमंड का 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सिंपल से हमने भाई, गैप ज्यादा है, कूद नहीं पाएगा, तो इम्पट्टी खाली रहेगा, खाली रहेगा तो कोई फ्लो नहीं करवा पाएगा, फ्लो नहीं करवा पाएगा तो क्या होगा? इंसुलेटर होगा। तो और क्या होगी कहानी? फिर हमने कहा ये कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है, और इस बार एनर्जी गैप आपका कम है। इस बार एनर्जी गैप आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो इसका ये क्या होगा? आपका सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आपका है, इसमें दो आपको याद रखना है, डेल्टा ईजी आपको दो याद रखना है सेमीकंडक्टर में। एक सिलिकॉन का 1.1 और एक आपका जर्मेनियम का, सॉरी हाँ ठीक, जर्मेनियम का 0.7 वोल्ट आपको याद रखना है। दो भाई देखो, ज्यादा है तो इंसुलेटर, कम है तो सेमीकंडक्टर। दो आपको याद रखना है, दो आपको याद करना है अच्छे से, क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, हमने कहा तो आप बता। अब कुछ लोग कहेंगे सर कंडक्टर का नहीं बताया, पहले वही बताना चाहिए था। भैया इधर देख लो सब लोग ध्यान से, क्या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री रहते हैं? फ्लो हमेशा होता रहता है? भाई इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर, सिंपल है, कंडक्टर के अंदर हमेशा क्या हो? फ्लो होता रहता है। इसको समझना, ये आपका कंडक्शन बैंड, ये आपका वैलेंस बैंड, दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, यानी डेल्टा ईजी है ही नहीं, जीरो है। ये आपका होगा मेटल यानी कंडक्टर। तो कंडक्टर हमेशा ही क्या करता है? फ्लो करता है। तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे? ओवरलैप होंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ऑटोमेटिक चीजों को कि कितनी आसानी के साथ हम लोगों ने सारी चीजों को समझ लिया कि अगर ये गैप ज्यादा होगा तो नहीं जा पाएगा, तो इंसुलेटर हो जाएगा। उसके बाद अगर गैप आपका है ही नहीं, कंडक्टर हमेशा ही फ्लो करवाएगा। और बीच में आपका आएगा कौन? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए, वो आपका होगा सेमीकंडक्टर। दो आपको याद रखना है, ठीक है ना? ठीक, तो ये आपको बताता है क्या सारी चीजें। तो आपको कहीं ना कहीं फॉरबिडन एनर्जी गैप और सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही आएगा, एनसीईआरटी का भी है आई थिंक, और पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन आया हुआ है, नीट या अलग चीजों में आपसे डेल्टा ईजी पूछा गया है। डेल्टा ईजी आपसे पूछा गया, मैं दे देता हूं डायरेक्ट। भाई एक कार्बन है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम। सही बात है। कार्बन कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1, जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा कैसे याद रखेंगे? देखो, सिलिकॉन में आई का मतलब 1.1 और जर्मेनियम का 0.7। तो कहीं ना कहीं आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि हमने बैंड थ्योरी को कितनी आसानी के साथ समझ लिया है, सारी चीजों को समझ लिया है। तो आप सारी चीजों को देख सकते हैं। ठीक, तो नोट्स आपको बहुत जल्दी टेलीग्राम पे मिल जाया करेगी। तो मैं इसका आज का जो मैंने पढ़ाया है और कल का, वो दोनों फोटो आपको टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना? अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसको समझिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है ना? मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।
है बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो सेमीकंडक्टर का आपका पूरा सीरीज चल रहा है, 2 पार्ट आपके ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आइए हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, पहला सेकंड और सेकंड पार्ट दोनों पढ़ लें अच्छे तरीके से, फिर यहाँ पर आए। हालांकि मैं तब भी समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, आज हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेमी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हमें पढ़ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या मतलब है, प्योर। यानी ये जो सेमीकंडक्टर आपका है कोई मिलावट नहीं है, पूरा का पूरा क्या है, प्योर है। सिलिकॉन या जर्मेनियम पूरा का पूरा प्योर है, फ्री फ्रॉम एनी इंप्योरिटी। इसका मतलब इंप्योरिटी भी मिलाई जाएगी, हम आगे बात करेंगे। और ये मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन पहले बता दिया, 3s2 3p2। आइए समझते हैं आगे की चीज, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझना है, सारी चीजों को देखना ध्यान से। देखो, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसका मतलब कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, 4। जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन उतना ही बॉन्ड बनाएगा। ये मैंने अपना मेन सिलिकॉन एक बना दिया, सिलिकॉन। अब ये 4 बॉन्ड बनाएगा बगल वाले सिलिकॉन से, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। इसने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। ऐसे ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला पूरा आपका बनाएगा। पूरा फिगर नहीं बना रहा हूं, फिगर आपको दिख जाएगा हर जगह। तो ये सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बनाए, एक अपना इलेक्ट्रॉन, एक बगल वाले का, एक अपना एक बगल वाले का इलेक्ट्रॉन बनाया, पूरा का पूरा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात करेंगे 0 केल्विन पे। कितना है बेटा, बहुत ध्यान से मैं आपसे कह रहा हूं, समझना। यहां मैं केल्विन की बात कर रहा हूं, डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहा हूं। हम जब भी बात करते हैं टेम्परेचर, केल्विन की बात करते हैं। थर्मल एनर्जी नहीं है। एनर्जी का मतलब मैंने फिर से आपसे बोला था, इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी अगर मिल जाएगी, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूद के चला जाएगा। अभी क्या है, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड है, सारे के सारे बॉन्ड आपस में जुड़े हुए हैं। सारे यहां पर मैंने पहले बोला सब बॉन्ड बनाने में बिजी हैं, सही बात है, सब आपस में बॉन्ड बनाने में बिजी हैं सारे के सारे लोग। अब 0 केल्विन का मतलब, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, थर्मल एनर्जी F/2 kT। अब टेम्परेचर कितना है, यहां पर देखो टेम्परेचर आपको पुट कर दो कितना, 0, तो एनर्जी कितना आ जाएगी, 0। तो हमें पहले से पता है कि भाई थर्मल आपकी पूरी की पूरी एनर्जी क्या है, 0 है, तो एनर्जी 0 है। एनर्जी 0 का मतलब ये सारे के सारे इमोशन जो होंगे फ्रीज हो जाएंगे। यानी ये जो बॉन्ड बनाने में बिजी हैं, ये ऐसे ही बिजी रहेंगे, कोई भाग दौड़ी नहीं होगी, कोई ट्रांसफर नहीं होगा। तो वही मैंने लिखा, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीज हो चुका है, कंडक्शन बैंड में कोई एंट्री नहीं होगी। अगर सुनो, वैलेंस बैंड पूरा का पूरा भरा है, बॉन्ड बनाने में बिजी है, एनर्जी है नहीं आपके पास, एनर्जी है नहीं तो यहां से यहां जा नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा भाई यहां से यहां इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे तो कंडक्शन बैंड क्या होगा, पूरा का पूरा खाली होगा। अरे भाई कंडक्शन बैंड पूरा का पूरा खाली है, इंसुलेटर, इंसुलेटर। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार की, सारे के सारे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर जैसे बिहेव कब करेंगे, जब एनर्जी मिलेगी नहीं, यानी 0 केल्विन पर वो ऐसे बिहेव करेंगे। क्लियर, कितने आसान तरीके से हमने समझ लिया, ठीक है। आइए जब रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, यहां पर रूम टेम्परेचर की बात करते हैं। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है कि जब आपको एनर्जी मिल गई है, क्या मिल गई बेटा, आपको एनर्जी मिल गई है। एनर्जी मिल गई है यानी इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला गया है, ठीक। इलेक्ट्रॉन आपका जंप करके कंडक्शन बैंड में चला गया है। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना, इसी फिगर में मैं तोड़ मरोड़ कर रहा हूं। मैंने माना ये इलेक्ट्रॉन गया, समझना बहुत ध्यान से, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में गया, कंडक्शन, ये मैंने पहले इलेक्ट्रॉन बनाया, ये मैंने आपको पूरा का पूरा मान लो इलेक्ट्रॉन बना दिया, इलेक्ट्रॉन बनाए दोनों तरफ। यहां से समझेंगे, यहां से पूरा, बहुत आप ध्यान समझना, एकदम ध्यान से, चारों तरफ की चीजों को हटा दो, एकदम ध्यान समझो। मैंने माना कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहां का गया, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने हटाया, जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा एक खाली जगह बन जाएगी। तो मैंने कहा भैया इलेक्ट्रॉन जंप करके, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां गया, यहां पर गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, तो यहां पर क्या एक खाली जगह बन जाएगी। तो मैंने कहा देखो एक खाली जगह यहां पर बन गई। क्या उस खाली जगह को हम क्या बोलेंगे, होल। क्या बोलेंगे, उस खाली जगह को हम बोले, दोनों तरफ समझो, इस खाली जगह को ही मैंने बोला होल, इस खाली जगह को मैंने क्या बोला, होल। तो मैंने कहा यार जो खाली स्पेस है उसे हमने बोला होल। अब ऐसा देखो, ये जैसे ही बना होल, होल समझना ध्यान से, होल खाली रहेगा नहीं, इसको भरने के लिए समझना, इस होल को भरने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, बहुत ध्यान समझना, इस होल को भरने के लिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी इस होल को भरने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। जैसे ही ये वाला, समझना, जैसे ये आपका होल है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, तो अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो यहां होल क्रिएट हो गया और यहां इलेक्ट्रॉन चला गया। थोड़ी देर के बाद ये वाला होल यहां बना, ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा आपस में, तो मैंने कहा इस होल को भरने के लिए मैंने कहा यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, तो यहां फिर से होल बन जाएगा, यहां होल यहां इलेक्ट्रॉन। यानी सिंपल तरीके से अगर हम कहना चाहें, एक होल बनेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, वही मैं कह रहा हूं,
एक होल बनेगा, उसको भरने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो नया होल क्रिएट हो जाएगा, नया होल क्रिएट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक आप चीजों को समझ सकते हैं कितनी आसान तरीके से। यानी मैंने कहा यार यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है मूव करके मैंने माना 4 यहां से गए, मैंने माना 4 इलेक्ट्रॉन गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन गए, 4 इलेक्ट्रॉन गए, 4 इलेक्ट्रॉन गए, तो यानी 4 होल क्रिएट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने होल क्रिएट हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यानी आप यहां से एक चीज कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ द होल, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने होल क्रिएट हो जाएंगे। अब यहां से बहुत ध्यान से सारी चीजों को समझना जो मैं आपको बताना चाहता हूं, समझना। यहां पूरा खाली है, यहां पूरा भरा है, क्या यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन गए ऊपर? तो समझना बहुत ध्यान से, क्वेश्चन बहुत बार बना है पीवाईक्यू में। ये पहले पूरा खाली था, अब इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन आया, क्या कुछ भरा भरा है? पार्शियली फिल्ड, मैंने इसलिए कुछ भरा भरा, क्या पार्शियली फिल्ड हो गया है? हाँ पार्शियली फिल्ड हो गया। ये वाला पॉइंट लोग नहीं समझ पाते, कुछ खाली क्यों है। देखो पहले क्या था? भरा, क्या अब कुछ खाली हुआ? पहले पूरा फुल था, अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर गए, क्या कुछ खाली हुआ? हमने कहा यस यस कुछ खाली हुआ। फिर एक बात यहां से और समझ में आएगी, बहुत ध्यान से आपको, मैं इसको मिटाता हूं, इस वाले को मिटाता हूं, समझना ध्यान से। इस वाले की बात करता हूं, ये पूरा ही मिटा देता हूं वरना आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं इसी तो नहीं बता रहा हूं, है ना। इस वाले को मैं पूरा आपको भरा बताता हूं। देखो इस वाले को, ये क्या था आपका? वैलेंस बैंड, ये आपका क्या था? कंडक्शन बैंड था आपका पूरा का पूरा। क्या बताओ, यहां पे आपका होल बना, यहां पर आपका होल बना, यहां पर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन गए, यहां पर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन गए। अब समझना, यहां जो करंट आएगी, यहां जो करंट आएगी, यहां जो करंट आएगी वो होल की वजह से आएगी, यहां जो करंट आएगी वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगी। फिर कुछ लोग बात करेंगे सर ये आप क्या कह रहे हो, ये सारी बातें क्या है? मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की ट्राई करता हूं, सारी चीजों को समझना कि क्या होल सच में मूव करते हैं। मैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल की बात करता हूं, बहुत ध्यान से। दो बातें करूंगा, बहुत ध्यान समझना। पहली बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट बात की तरफ, यहां लोग गलत समझाते हैं, मोबिलिटी। ये बात मोबिलिटी, मोबिलिटी होल की कम होती है, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन की, ये समझना, इस पॉइंट को समझना। बहुत सारे लोग इसी पॉइंट में धोखा खा जाते हैं। मैं सारी चीजें आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बहुत सारे लोग आपको क्या बताएंगे, होल भारी होता है, कम चल पाता है, ऐसा नहीं। लॉजिक समझो ध्यान से। ये जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या इजिली मूव कर सकता है? मैंने कहा हाँ यार ये वाला क्या है, इजिली मूव कर सकता है, यानी इसकी भागने की जो क्षमता होगी ज्यादा होगी। भाई क्या होल खुद मूव करता? पहली चीज, होल खुद मूव नहीं करता। होल जो भी मूव करता है, क्या वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की वजह से है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब खुद बताओ बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्डेड है, बॉन्ड के फॉर्म में है, क्या वो आसानी के साथ चल पाएगा? तो आसानी के साथ चल नहीं पाएगा, इसलिए होल की मोबिलिटी क्या होती है, कम होती है। अब मैं समझाने की ट्राई करता हूं आपको। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, होल कभी मूव नहीं करता है। लेकिन अभी कहोगे सर अरे होल यहां था फिर यहां है, कंफ्यूज मत। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कहानी के माध्यम से। मान लो, समझना, आप अपने क्लास को अज्यूम करो, समझो आप ही क्लास है, क्लास के पीछे 10 रोज है, 10 लाइन लगी हुई है, और एकदम पीछे वाली सीट खाली है। एकदम पीछे वाली सीट क्या है? पूरी की पूरी सीट खाली है, पीछे वाली पूरी सीट आपकी खाली है, ठीक है ना। पीछे वाली पूरी सीट आपकी खाली है, टॉपर बंदा आया, उसको आगे बैठना है, सीट तो खाली है नहीं, सीट तो खाली है नहीं। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे भैया ऐसा करो, एक एक सीट पीछे चले जाओ, एक एक सीट पीछे चले जाओ। सब बच्चे क्या करें, एक सीट पीछे, एक सीट पीछे, एक सीट पीछे, एक सीट पीछे। क्या बताओ, चेयर मूव हुई? जो फ्रंट सीट पे चेयर है, क्या वो मूव हुई? नहीं। कौन मूव हो रहा है? बच्चे उठ उठ के मूव हो रहे हैं। इसका मतलब चेयर मूव नहीं हो रही है, बच्चे मूव हो रहे हैं। होल कभी मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन आता जाता है, होल बनते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन आता जाता है, देखो नए इलेक्ट्रॉन, पहले यहां होल था, इलेक्ट्रॉन आया तो होल यहां बन गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, वहां होल बन गया, तो अपनी जगह को छोड़ते जाते हैं, होल बनता जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि होल कभी मूव नहीं करता है, होल कभी मूव नहीं करता है, ठीक है ना। पहली चीज, यहां आपको बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी होल के बारे में। अच्छा हाँ, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे उतने ही होल क्रिएट होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और कोई पॉइंट छूट नहीं रहा। फिर आते हैं बात करने की प्रॉपर्टीज ऑफ द होल। होल की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि होल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, समझना बहुत ध्यान से। प्रॉपर्टीज ऑफ द होल, तो ये पूछा जा सकता है होल के बारे में बहुत सारी चीजें, ये पूरा। और प्रॉपर्टीज ऑफ द होल, पहला, होल इमेजिनरी चार्ज कैरियर है। इसका मतलब समझो, इमेजिनरी, ये क्वेश्चन, इमेजिनरी चार्ज कैरियर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ऐसा क्यों बोला गया है कि ये चार्ज कैरियर का मतलब चार्ज ले जाने वाला। भाई होल खुद मूव नहीं करता है, होल खुद मूव नहीं करता है, बल्कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो नया होल बनता है।
इसलिए इमेजिनरी है, लगता है लेकिन होता नहीं है, लगता है, लगता है। दूसरा, होल किसकी वजह से हो, करेस्पॉन्ड टू वैकेंट। तो होल जो होता है, अगली चीज मैं लिख देता हूं, करेस्पॉन्ड टू वैकेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैकेंसी है ना, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन खाली होता जाता है, यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो होल क्रिएट हुआ। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है और वो है चार्ज। होल पे जो चार्ज है, होल पे जो चार्ज है वो माना गया है पॉजिटिव ई के बराबर। यानी कैसे लिख सकते हो, होल पे जो चार्ज है वो आपका एज्यूम टू बी इक्वल टू द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी आपका पॉजिटिव ई के बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। बस इस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से चार्ज आया है ना, तो इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से प्लस चार्ज आता है, तो उसको माना गया प्लस ही। तो आज के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होल के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। चौथा पॉइंट आपका, ऑलवेज इन, ऑलवेज इन वैलेंस बैंड। पहले ही मैंने बोला वैलेंस बैंड से ही इलेक्ट्रॉन निकल कर कहां जाएगा, आपका कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड से ही निकल के कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड में। तो होल ऑलवेज कहां पर होगा, वैलेंस बैंड के अंदर होगा आपका, ठीक है ना। आगे चार्ज कैरियर है, पांचवा पॉइंट। चार्ज कैरियर तो है ही, पहले हमने आपको बोला था कि ये एक चार्ज कैरियर होता है, हाँ सही बात है। लास्ट पॉइंट, जो आपकी मोबिलिटी होगी, मोबिलिटी होल की कम होगी, मोबिलिटी कम होगी किससे, इलेक्ट्रॉन से कम होगी। ये सारे पॉइंट आप समझ सकते हो, मैंने आपको सारी चीजें समझा दिया। फिर से एक बार, 0 केल्विन पे आपको एनर्जी नहीं मिलती है, एनर्जी नहीं मिलती है तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा, तो इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे थोड़ी सी एनर्जी मिली, रूम टेम्परेचर में 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपका 25 298 केल्विन, अच्छा खासा एनर्जी है। एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां से यहां जाएगा, जहां से जाएगा होल क्रिएट होगा और यहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा। होल को भरने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड वाले आएंगे, तो नई वैलेंसी क्रिएट होगी, नई वैकेंसी क्रिएट होगी। तो सारी चीजें आप देख सकते हैं बहुत सारे। तो ये वाले क्वेश्चन एआईपीएमटी में और नीट में कई बार ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो कई बार आपको ध्यान देना होगा। कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं, आपको क्या कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। फार्मूला खाली आपको बता दे रहा हूं, कंडक्टिविटी यहां पर, ताकि आपका ये पॉइंट पूरा खत्म हो जाएगा। डेरिवेशन आपको मिल जाएगा, कंडक्टिविटी इन सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में कंडक्टिविटी क्या क्या फार्मूला याद रखना है आपको, देखो ध्यान से। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कई लोग इसको वीना के नाम से जानते हैं, देखो वी ई एन ए, वीना के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या होता है आपका ड्रिफ्ट, इसको क्या बोलते हैं, म्यू ई, और जे इज इक्वल टू सिग्मा ई और आई बाई ए। ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे फार्मूले पढ़ रखे थे। हमें यहाँ क्या याद रखना है, इस तरह हमको यहाँ पर याद रखना है कि भाई जो आपका सिग्मा है, जो आपका कंडक्टिविटी है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की और होल की आप जोड़ दो और मल्टीप्लाई किससे करोगे, ई से और एन से। एन आई का मतलब जो भी इंटेंसिक आपको दिया होगा पूरा का पूरा। तो मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ द होल, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। वैल्यू वहां पर आपको दी होगी। करंट टोटल, करंट की बात कर लेते हैं, टोटल करंट। टोटल करंट क्या है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को, इलेक्ट्रॉन वाले को और होल वाले को जोड़ दो, आपकी टोटल करंट आ जाएगी पूरी की पूरी। फिर कहेंगे सर करंट कहां से निकालें, तो सिंपल सी बात है, करंट का फार्मूला ये है ना आपका, होल को रखना होल का रख देना, और जहां जहां जो चीज रखना है रख देंगे। कुछ लोग कहेंगे सर ये आपने ऐड क्यों किया, तो सिंपल सी बात मैंने बता दिया, ऐड क्यों कर दिया। देखो ऐड क्यों किया, इधर देख लो ध्यान से। मैंने माना ये होल है, होल पॉजिटिव होता है, होल पॉजिटिव होता है, होल जिधर जा रहा है, होल की करंट भी पॉजिटिव की डायरेक्शन में जाती है। सिंपल सबको पता होता है, जिधर पॉजिटिव जाता है उधर ही करंट जाती है। मान लो आपका इलेक्ट्रॉन इस तरफ, होल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन आपका माइनस में होता है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की करंट कहां जाएगी, आपकी इस तरफ जाएगी। तो क्या दोनों ऐड हो जाएंगे, नहीं ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपकी कंडक्टिविटी पूरी खत्म होती हुई, ये वाला टॉपिक पूरा आपका खत्म होता हुआ, ठीक है ना यहां पर। तो बाकी जेई के जो कुछ कुछ क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन भी आप देखिएगा, हालांकि आएंगे नहीं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहां तक आप प्रैक्टिस करिएगा, मैंने सारी चीजें आपको समझाएगी। अब जाके कोई भी बुक पढ़ लेना, कोई क्वेश्चन लगा लेना, कुछ भी कर लेना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जिसे मैं फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना हल्का सा सिखा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये दोनों आपने नोट डाउन कर लिया होगा, देख लो, नोट डाउन कर लेना ना, ये देख लो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो भाई, आई इलेक्ट्रॉन अपॉन आई होल, ये आपको दिया है।
n इलेक्ट्रॉन अपॉन n होल, ये हो जाएगा। E दोनों में फिक्स होगा, E कट जाएगा, मतलब ही नहीं है E कट रहे, एरिया सेम रहेगा तो हो जाएगा। उसके बाद इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके होल की। ये क्वेश्चन आपका ट्रिपल ई में पूछा गया है, ट्रिपल ई का क्वेश्चन है ये पूरा, है ना। वैल्यू इसकी दी हुई थी, इसकी दी हुई थी, इसकी वैल्यू पूछी हुई थी, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो अगला टॉपिक हमारा जो शुरू होगा वो होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आज एक नई शुरुआत के साथ स्मार्ट बोर्ड पे, है ना। तो आज हम शुरू करते हैं। हमने सेमीकंडक्टर को पढ़ लिया है। आज आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आपने इंट्रिंसिक को पढ़ लिया था। इंट्रिंसिक कौन सा होता था? प्योर सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती थी। तो हम देखते थे, आपने पूरा रिकैप करना पिछले वीडियो में, कि 0 केल्विन पे क्या होता था? कंडक्टिविटी नहीं होती थी। टेम्परेचर बढ़ाते थे, कंडक्टिविटी बढ़ जाती थी। बट हमने क्या किया है आज, अब देखो समझो भाई, सेमीकंडक्टर है, आपको चाहिए कि उसकी कंडक्टिविटी क्या करें? बढ़ाएंगे। तो हम क्या मिलाते हैं? कुछ इम्प्योरिटीज को मिलाते हैं। तो बस ध्यान समझना, इंटेंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर होता था उसकी कंडक्टिविटी कैसी होती थी? लो होती थी। तो हम लोग चाहते नहीं है, हम चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा हो जाए, तो हम क्या मिलाते हैं? इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में? अशुद्धि। हमारी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? अशुद्धि बोलेंगे। अब खुद सोचो, मम्मी पापा से जाके पूछना, घर में पूछना कि दूध के अंदर अगर मिलावट हो जाए, अशुद्धि हो जाए, उसको खराब माना जाता है। किसी के अंदर भी मिलावट खराब माना जाता है। बट आप कह रहे हो कि नहीं, इंप्योरिटी मिलाने से अच्छा हो जाएगा। चलिए हम डिटेल में बात करते हैं। सिंपल है, आपने इंट्रिंसिक जो आपका प्योर होता था, जो आपका सिलिकॉन होता था, जो आपका जर्मेनियम होता था। प्योर कौन कौन से हैं आपके? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो जो आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम होता था, प्योर होता था, उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। हम चाहते हैं कंडक्टिविटी बढ़ जाए, तो हमने क्या मिलाया? इंप्योरिटी। इसी इंप्योरिटी को ही क्या बोलते हैं? डोपेंट। इसी इंप्योरिटी को क्या बोलते हैं? डोपेंट बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग क्या? डोपिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डोपिंग। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे ये टर्म, व्हाट इज अ डोपिंग, हम कहेंगे इंट्रिंसिक यानी प्योर वाले में हमने कुछ अशुद्धि मिला दी है, और अशुद्धि मिलाने की वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है हम अभी बात करेंगे। इसे बोला जाता है एक्सट्रिंसिक, जिसे डोप्ड बोला गया कि आपने डोपिंग की है। इंप्योरिटी है तो इंप्योर बोला गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे? इंप्योर बोल देंगे। तो यहां पर जो आपकी कंडक्टिविटी होती, कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हमने कहा चलो ये आसान चीज है, और समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये इंप्योरिटी क्या क्या होगा। तो आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो ये जो इंप्योरिटी होगी, अब बस समझना आपको याद कैसे करना है। ये देखो कार्बन, इसी के नीचे क्या आता था? सिलिकॉन। यहां पर ये समझना, ये 14 ग्रुप होते हैं, 13 15 ये होते हैं, सबको पता है। तो हमारा जो सेमीकंडक्टर होता था कौन से ग्रुप का था? कार्बन के नीचे वाला था, सिलिकॉन वाला हमारा सेमीकंडक्टर था। तो अगर आपको इंप्योरिटी मिलानी है तो या तो इस तरफ की मिला दो, ये जो 13 वाला ग्रुप है उसे बोला जाएगा ट्राईवैलेंट। देख लो, बैगन, आलू, गाजर, इन सबको। या आप 15 वाला ग्रुप ले लो, ये वाला ग्रुप ले लो बगल वाला, तो आपको याद हो जाएगा 15 वाला कौन सा है? नाइट्रोजन, जिसे पेंटावैलेंट। मैंने इसको क्यों गोला लगाया है, आप सबको पता होगा। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन के अंदर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। आप तो 5 की बात कर रहे हो, आप तो पेंटा की बात कर रहे हो ना, 5 की बात कर रहे हो, इसलिए नाइट्रोजन नहीं होगा, फास्फोरस होगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। कैसे याद रखना है आपको? इंप्योरिटी मिलाना है सिलिकॉन के अंदर, तो सिलिकॉन के इधर वाला ले लो, या सिलिकॉन के इधर वाला ग्रुप ले लो। तो नाइट्रोजन नहीं लेंगे कि नाइट्रोजन के 5 पॉसिबल नहीं होते हैं। ये समझ में आ गया होगा। देख लीजिए एक बार, बढ़ते हैं, चलते हैं हम एन टाइप की तरफ। अब एक बात समझ लो, अगर आपने एन टाइप को समझ लिया तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए वन बाय वन देखते हैं। भाई एन टाइप का मतलब क्या है, आप समझना चाहो। इस स्लाइड में देखो ध्यान से, कुछ बच्चों को डाउट होगा, सर ये आपने पी टाइप क्या लिखा है, ये एन टाइप क्या लिखा है। अभी थोड़ी देर के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा कि ट्राई वैलेंट को पी टाइप बोलते हैं, पेंटा वैलेंट को एन टाइप बोलते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पी है, यहाँ पी है, तो ये भी याद कर सकते हो, पी डज नॉट इक्वल टू पी, यानी पेंटावैलेंट पी नहीं होता है। बाकी हम पूरा लॉजिक के साथ देखेंगे, रटवाने वाला काम नहीं है। आइए पेंटावैलेंट की बात करते हैं। तो पेंटावैलेंट में मैंने एक चूज किया, अभी आपने देखा था एक चूज किया, वो क्या है? फास्फोरस। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 हो गई पूरी 15, 2 2 4 6 10 2 12 12, अरे सॉरी
एक चीज, सॉरी इधर देखो, ये आपका 3p3 होगा ना, ठीक, ये मुझसे गलती हो गई। तो अब समझना ध्यान से, ये जो आपका आउटर मोस्ट है, ये जो आपका आउटर मोस्ट है, ये पूरा ये आउटर मोस्ट वाला, इसे क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? पांचवा ग्रुप का है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एक बार बताओ, सिलिकॉन को चाहिए कितना? सिलिकॉन को चाहिए कितना? 4। तो इसका मतलब अगर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन, बहुत समझना बहुत ध्यान से बात को, आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही, कुछ लोग कहेंगे सर व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हल्का सा बता देता हूं, ये आपका न्यूक्लियस होता है, ये जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होती है, ये जो सबसे आखिरी वाली होती है, इसे ही बोला जाता है वैलेंस। इसे ही क्या बोला जाता है? वैलेंस। तो यहां पर देख लो, ये मान लो ये 1 वाला है, 2 वाला है, 3 वाला है, तो आउटर मोस्ट कौन होगा? 3 वाला, जिसके अंदर 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यही वैलेंस हो जाएंगे। 4 तो बॉन्ड बना लेता है, अब जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? फ्री है तो दे देते हैं। देख लो, ये फास्फोरस है, उसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 5 थे टोटल, चारों तरफ से उसने बॉन्ड बना लिया सिलिकॉन से, तो चारों तरफ उसने बॉन्ड बना लिया। 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, बात समझना, 1 इलेक्ट्रॉन कहां गया? चला गया, एक्स्ट्रा था ना, उसने डोनेट कर दिया तो चला गया। क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। क्या मैं उसको डोनर बोलूंगा? अगर आपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है तो डोनर बोलूंगा। क्या यहां पर एक चीज लिखा होता है, ये जो आपकी इंप्योरिटी है, क्या वो डोनर इंप्योरिटी है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो आपने डोनेट कर दिया, इसलिए हमने डोनर बोला, यानी इस इंप्योरिटी को आप बोल सकते हैं डोनर इंप्योरिटी। पहली बात, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करोगे तो क्या आयन बन जाएगा? ये सब यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या वो आयन बन जाएगा? यस, जब आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो फास्फोरस प्लस का एक आयन बन जाएगा। फिर कुछ लोग कहेंगे सर व्हाट इज द कंडक्टिविटी, क्या आप फालतू की बात कर रहे हो? ये सारी चीजें आपने कहा था कि अगर आप इंप्योरिटी को मिलाओगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हमको तो नहीं दिख रहा है कंडक्टिविटी बढ़ने से। हमने कहा ठीक है यार, बात करते हैं, रुको, सबर रखो, थोड़ा सा, थोड़ी सबर तो रखना पड़ेगा, बात समझते हैं। देखो, एक फास्फोरस कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो आप मान लीजिए जो इंप्योरिटी आप मिलाते हो, कितनी करोड़ों मिलाओगे ना, 1 मोल में, किसी को याद करो, 1 मोल 1 मोल कितना होता है? अप्रॉक्स 6 × 10⁻23 इतना होता है। सिंपल सी बात है। तो यानी इतना, तो मैंने एक अंदाजे के मुताबिक ले लिया 10 के का मतलब क्या होता है? 1000 है, पढ़े हो गए यार, सब चलाते हैं सोशल मीडिया, के 10 के 1, 10 के का मतलब 10,000। 10,000 फास्फोरस आपने मिलाया तो इलेक्ट्रॉन भी कितना निकला? 10,000। खुद सोचो यार, आपके सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, अचानक से 10,000 इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेंगे, अचानक से 10,000 इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेंगे, क्या कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ जाएगी? सर्किट की कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अरे हाँ भाई, लॉजिक सिंपल सा है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कंडक्टिविटी बढ़ेगी। 10,000 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पहली बात अब समझ में आ गया ना कैसे बढ़ी है? आगे फिर मैंने बताया था कि भाई नॉर्मल टेम्परेचर पे थर्मल एजिटेशन होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर है, भाई ये जो ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, तो नॉर्मल कंडीशन पे थर्मल एजिटेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन भागेंगे, वहां से क्या जनरेट होंगे? इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे। सही बात है, ज्यादा नहीं होंगे, एक अंदाजे के मुताबिक मैंने मान लिया, समझना, मैं मान रहा हूं 15 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 15 ही होल, जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल। अब समझना कहानी बहुत ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ द होल। कैसे सर समझाइए आप? मैंने कहा देखो, यहां पे होल निकल रहे हैं, जितने होल उतने इलेक्ट्रॉन। सर सही बात है, इक्वल होने चाहिए, बट ये जो फास्फोरस आया है, क्या वो 10,000 अलग से इलेक्ट्रॉन लेकर आया है? इलेक्ट्रॉन की भरपूर मात्रा है, तो इसका मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत ज्यादा होगा। खुद सोचो, ये 15, ये 10,000 15, यानी बहुत ज्यादा होगा। क्या जो बहुत ज्यादा है उसको आप मेजोरिटी बोल सकते हो? कहानी समझना एकदम लॉजिक से, क्या आप उसको मेजोरिटी बोल सकते हो? यस सर, हम उसको मेजोरिटी बोल सकते हैं, जहां ये मेजोरिटी में है। अब समझना, मेजोरिटी में है कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। निगेटिव का पहला अक्षर पकड़ो, क्या होता है? एन। लो हो गया। फिर समझो, आपका फास्फोरस आपने डाला, फास्फोरस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो होल से तो ज्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो उसे क्या बोला जाएगा? मेजोरिटी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव, इसलिए हमने क्या बोला? एन। और ये क्या है? माइनॉरिटी है, पहली बात। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्स इक्वल टू नंबर ऑफ द डोनर। कुछ लोग व्हाट, क्या भाई डोनर का मतलब क्या? ये फास्फोरस, कि आप जितना फास्फोरस मिलाओगे उतना ही इलेक्ट्रॉन आएगा। कैसे? इधर से समझो, जगह कहां है?
इधर समझो ध्यान से, देखो आपने फास्फोरस मिलाया, मान लो यहां समझाता हूं, आपने 10,000 फास्फोरस मिलाया, 10 के, चलो 10 के मिलाया, तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 10 के, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कितना है 15। अब बताओ क्या मैं लिखूं 10,000 15 लिख दूं या 10,000? फिर समझो भाई, ये देखो ये 10,000 है, ये सिर्फ कितने हैं 15। क्या मैं लिख सकता हूं अप्रॉक्स में कि भाई जो आपने 10,000 फास्फोरस मिलाया था तकरीबन तकरीबन उतने ही इलेक्ट्रॉन है, ये 15 को छोड़ दो, कहां 10,000 कहां 15, तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो यानी आप जितना फास्फोरस मिलाओगे, जितना डोनर मिलाओगे, जो डोनेट करने वाला है, उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे, उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे। सर समझ में आ गया? करंट की बात कर लेते हैं। जो करंट होती है वो दोनों को सम होती है, दोनों का सम होती है। कुछ लोग कहेंगे सर सम 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 कैसे, तो बात डिटेल हमने करा चुके हैं। अब समझना, यहां पर क्या है आपका होल, क्या होल ना के बराबर है? भाई होल कितना देखो, कहां 15 होल, कहां इलेक्ट्रॉन 10,000, तो होल ना के बराबर है, तो यानी इसको नेग्लेक्ट कर दो। तो जितनी भी करंट आएगी वो किसकी वजह से आएगी? इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगी। तो एक बार फिर से देख लो, समझ लो क्या गड़बड़ी है। इसको समझ लोगे ऑटोमेटिक पी वाले को समझते हैं। आइए देखते हैं पी वाले को एक बार समझ लेते हैं। एन खत्म तो पी टाइप, इसका उल्टा करते हुए चलो, इसका उल्टा करो। पी टाइप में क्या आएगा? ट्राइवैलेंट आ गया। एल्युमिनियम में कितना होता है 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, यहां पर बस क्या आएगा 1 आएगा, यहां पर क्या आएगा 1 आएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने 3। अब बताओ सिलिकॉन भैया को चाहिए कितना 4, आप दे रहे हो 3, ये तो नाइंसाफी है। तो क्या करेगा कि 3 बॉन्ड बना लेगा, एक खाली रह जाएगा। अरे भाई यही खाली तो होल होता था, यही खाली ही क्या है होल। देख लो एल्युमिनियम के पास 3 है, इसने 3 बना लिया, ये जो खाली रह गया उसी को हमने क्या बोला, उसी को हमने बोला होल। अब कहेंगे सर ये बात तो सही है, ये सारी बात तो क्या है सही है, बट होल से क्या होगा, होल से होगा क्या? फिर यहाँ यार लॉजिक आया कि होल से क्या होगा, फिर समझो हमें ना क्या गम है जब हमें। चलो अब कंडक्टिविटी की बात करते हैं। मैंने शुरू ही में आपसे बोला था, जैसे कहीं पे होल बनता है, मैंने माना यहाँ पे होल है, यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहां आएगा, यहां होल बन जाएगा। फिर ये यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, यहां होल बन जाएगा, यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, यहां होल बन जाएगा। तो होल का एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। पहले होल यहां बना, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। तो यानी क्या है, होल को सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से भर लो, खाली जगह को क्या कर लो, भर लो। अब जैसे ही मैंने माना 1 लाख एल्युमिनियम डाला, मैंने माना 1 लाख एल्युमिनियम मैंने डाला, 1 लाख होल बन गए। 1 लाख भाई जितने एल्युमिनियम उतने होल, देख लो 1 एल्युमिनियम 1 होल, 1 लाख एल्युमिनियम 1 लाख होल। तो जो बगल वाले इलेक्ट्रॉन हैं सारे दौड़ेंगे, उसको फिल करने के लिए क्या करेंगे, दौड़ेंगे। खुद सोचो सर्किट में इलेक्ट्रॉन खूब सारे दौड़ रहे हैं, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? सिंपल लॉजिक है ना, कंडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब खूब इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, तो होल की वजह से उसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन खूब दौड़ेंगे। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे क्या कहते हैं, बॉन्डेड वाले, यानी देखो मान लो ये वाला है, ये दौड़ेगा यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ, ये मैंने बता दिया ना, ये यहाँ दौड़ा, ये यहाँ दौड़ा, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आइए बात कर लेते हैं। अब खुद सोचो 1 एल्युमिनियम 1 होल, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ होल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होगा। कुछ कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन कहां से आया, आपने होल की बात की है, फिर वही कहानी किससे आया होगा, थर्मल एजिटेशन। भूलना नहीं, थर्मल एजिटेशन हमेशा होता रहेगा टेम्परेचर पे। यहाँ पे होल ज्यादा है, क्या हम होल को मेजोरिटी बोल सकते हैं? यस सर, हम होल को मेजोरिटी बोल सकते हैं। मेजोरिटी पे क्या है, पॉजिटिव। भाई होल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, सबको पता है। मेजोरिटी होल है, तो होल पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हमने क्या नाम दिया, पी। पी से मतलब पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे जितने होल होंगे, ए का मतलब एक्सेप्टर। अब कुछ सोचो, क्या ये एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर है ना, तो यानी आप इसको बोल सकते हो एक्सेप्टर इंप्योरिटी। तो आप बोल सकते हो ये क्या है, एक्सेप्टर वाली इंप्योरिटी है। वो डोनर थी, ये एक्सेप्टर है। तो हमने कहा यार आप जितना एल्युमिनियम मिलाओगे तकरीबन उतना ही होल आएगा, सही बात है। अच्छा मेजोरिटी में कौन है, मेजोरिटी में होल है, तो सारी करंट किससे आएगी, होल से। फिर एक बात को समझना, ऐसा नहीं है कि करंट नहीं आएगी, करंट दोनों की वजह से होगी, बट मेजोरिटी किससे होगी, मेजोरिटी होल से होगी। कहानी समझ में आ गई होगी आपको, पी टाइप एन टाइप। और समराइज कर लेते हैं थोड़ा सा, सर समझ में नहीं आ रहा, समराइज कर दो थोड़ा सा। बात करते हैं कैसे याद करना है। आपने कहा सर एक पकड़ लेते हैं, मैंने कहा एन पकड़ लो। एन का मतलब निगेटिव। अरे निगेटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब होगा, इलेक्ट्रॉन कब ज्यादा होगा भाई, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तब होगा जब 4 से ज्यादा होगा। भाई देखो सिलिकॉन जो हमारा होता है वो 4 होता है, तो अगर आपको 4 से ज्यादा चाहिए ना, 4 से ज्यादा कौन, 5, तो ये क्या आएगा, पेंटावैलेंट।
देख लो, उल्टा कर लो। सर P है, P का मतलब क्या है? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव कब आएगा? इसका मतलब होल ज्यादा है। सर होल ज्यादा कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो यानी 3 होगा। 3 को हमने क्या बोला? ट्राइवैलेंट। तो कितनी आसानी से आपको समझ में आ गया, Pn, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा ना, सारी चीजें। लास्ट में एक आपका है, वो क्या है आपका? मास एक्शन लॉ। कुछ लोग बताते हैं, हम क्वेश्चन इस पे बाद में करेंगे। मास एक्शन लॉ, ठीक है ना, देख लेते हैं। व्हाट इज द मास एक्शन लॉ? मास एक्शन लॉ क्या होता है? कई बार देखो, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपका होल है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होता है? जो इंट्रिंसिक है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। यही आपका मास स्क्वायर लॉ है। क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन इनटू होल का कंसेंट्रेशन, वो किसके बराबर होता है? इंट्रिंसिक का स्क्वायर के बराबर होता है। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अच्छा, सबको पता होता है एन टाइप अभी लिखवाया है, पी टाइप अभी लिखवाया है। एन टाइप में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ज्यादा होगा। किसके बराबर होगा? डोनर वाले के बराबर होगा। इसमें क्या होता है? होल ज्यादा होता है। किसके बराबर होता है? एक्सेप्टर वाले के बराबर होता है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कैसे है। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बाकी अब अगला टॉपिक आपके सामने और आएगा, ठीक है ना। इतना प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो सेमीकंडक्टर का आपका नेक्स्ट लेक्चर है, वो है पीएन जंक्शन, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पिछला टॉपिक आपके सामने पढ़ा दिया है पूरा बहुत अच्छे तरीके से। ये अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको मैंने वीआईपी बोला है, एग्जाम में आएगा, जिसे पीएन जंक्शन के नाम से जानते हैं। हम एक रिव्यू करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है पीएन जंक्शन को पढ़ने से पहले। पहली चीज, पी को पढ़ो और एन को पढ़ो। तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, इधर से ध्यान से देखोगे। ये जो आपके पी टाइप है, पी टाइप का मतलब क्या होता है? ट्राइवैलेंट। और ट्राइवैलेंट का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कम होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कम होगा तो इसका मतलब होल ज्यादा होगा। होल ज्यादा होगा तो हमें इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा। और जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को लोगे, एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन को लेगा तो माइनस बनाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखो ध्यान से, होल होल के ऊपर माइनस बनाया है। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि जो पी टाइप होता है, पी टाइप में होल ज्यादा होते हैं। होल ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, तो आप इलेक्ट्रॉन को लोगे, और अगर इलेक्ट्रॉन को लोगे तो माइनस चार्ज आएगा। तो ये होल माइनस होल माइनस होल माइनस। ये जो माइनस आपको दिखा रहा हूं वो क्या है? एल्युमिनियम का माइनस है। आसान है। इधर देखते हैं, एन टाइप में क्या होता था? फास्फोरस। फास्फोरस का मतलब क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो एन का मतलब निगेटिव। अब खुद सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आप इलेक्ट्रॉन क्या करोगे? दे दोगे। और जब भी आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो आपके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। हमने डिस्कस किया है इसको, अब आपको पता होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो उसमें क्या चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। यानी ये आपके फास्फोरस के ऊपर प्लस का चार्ज बनता है, आयन बनता है, ठीक है। इतनी बात हो गई। यहां पर इलेक्ट्रॉन लिखा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने क्या लिखा? प्लस लिखा। सिंपल सी चीज है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दोगे, यहां पर मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब सबसे ज्यादा, तो आपने पहले से पढ़ रखा है। पी टाइप में कौन ज्यादा होता है? होल ज्यादा होता है, सिंपल। एन टाइप में निगेटिव, इसका मतलब कौन ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। फिर कुछ बच्चों को डाउट आना चाहिए, सर ठीक है ये सब बात आपने बता दिया, वो तो अच्छी बात है, लेकिन बीच बीच में आपने यहां इलेक्ट्रॉन बनाया है, यहां होल बनाया है, इसका क्या मतलब है? तो मैंने आपसे एक चीज हमेशा बोली थी कि थर्मल एजिटेशन, टीएच का मतलब थर्मल, कि हमारे सेमीकंडक्टर में 25 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल टेम्परेचर पे हमेशा प्रोसेस होती रहती है। और वो प्रोसेस कौन सी होती है? थर्मल एजिटेशन, जिससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते रहते हैं। तो यानी इसमें होल है तो होल तो क्या हो जाएगा? शामिल। तो यानी इलेक्ट्रॉन आएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं लिखेंगे, बहुत ज्यादा है तो क्या लिखेंगे? होल। यानी आप ये कह सकते हो पी टाइप में होल तो ज्यादा होता ही होता है, साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो कहां से आते हैं? थर्मल एजिटेशन से आते हैं। ऐसे ही एन टाइप में निगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो होगा ही होगा, साथ में होल भी होगा। कहां से आते हैं? थर्मल एजिटेशन से आते हैं। ये पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया। तो ये मैंने आपको पहले पी टाइप पढ़ा दिया, एन टाइप पढ़ा दिया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पीएन जंक्शन? आइए देखते हैं आगे। हमने कुछ और नहीं किया है, बस पी को और एन को एक साथ जोड़ दिया है। एक पी लेकर आए, एक एन लेकर आए और आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो देख लो, ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये पिछला पूरा वही हमने उतारा है और कुछ भी नहीं किया है। आप नजर कर सकते हो, ये माइनस एल्युमिनियम का आयन होता है और पी का मतलब फास्फोरस का आयन होता है। अब यहां से एक बात समझना बहुत इजी, आप सब ने पढ़ा है पी में होल ज्यादा होता है, बिल्कुल। एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है। अब खुद सोचो,
डिफ्यूजन क्या होता है, आपने क्लास 9 से या 6 7 से ही पढ़ा होगा कि हाई से लो की तरफ। भाई पानी की बोतल होती है तो हाई से लो की तरफ जाती है, आप ढलान पे उतरते हो तो हाई से लो की तरफ चलते हो। होल इधर ज्यादा है तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, सही बात है, होल इधर गया। इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा होता है इन की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से कम की तरफ आएगा, है ना। क्यों आएगा? ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब कोई भी चीज अपनी हाई से लो की तरफ जाए। यहां होल ज्यादा है, इधर जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इधर आएगा। इसे ही हमने क्या बोला, आपका डिफ्यूजन। तो इसकी वजह से करंट डेवलप होगी। अच्छा, उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। इधर देखो, मान लो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन की करंट आती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में आती है। सबको पता होना चाहिए कि जो भी करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में आती है, सिंपल बात है। जो आपका होल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो होल की डायरेक्शन उसी में आएगी। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि ऐसे कैसे हुआ, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। होल पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव की डायरेक्शन में उसकी करंट जाती है। देखो ये भी करंट कहां जा रही है, इस तरफ। होल की भी करंट कहां जा रही है, इस तरफ। यानी दोनों करंट क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसे ही बोला जाता है डिफ्यूजन करंट। क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन। नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये हाई से लो की तरफ जाते हैं, डिफ्यूजन की वजह से जाते हैं, इसलिए डिफ्यूजन करंट बोला जाता है। अब खुद दूसरी चीज, ये मेजॉरिटी की वजह से है या माइनॉरिटी की वजह से? खुद सोचो, डिफ्यूजन का मतलब ही क्या है, हाई से लो। तो यानी ये मेजॉरिटी की वजह से आएंगे, तो मेजॉरिटी यानी पी से एन की तरफ जाएगी आपकी डिफ्यूजन करंट। मेरी समझ से आपको क्लियर हो गया होगा। होल यहां ज्यादा होता है तो इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा होता है तो इधर आएगा। करंट पूरे होल पूरे की वजह से इस तरफ जाएगी, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे अगली चीज की बात करते हैं, अब समझना। पी और एन, होल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, आपस में क्या हो जाएंगे, रिकंबाइन हो जाएंगे। एक मैं आपको कहानी सुनाता हूं, बहुत सिंपल सी कहानी है, समझना। जैसे मान लो एक होटल है, यहां मैं साइड में आपको सुनाता हूं। एक होटल है, होटल ने वैकेंसी निकाली। होटल ने क्या निकाली? वैकेंसी, कि भैया 10 लोगों की जगह मेरे यहां खाली है, 10 लोगों की जगह मेरे यहां खाली है। तो 10 लोग आ गए, 10 लोग आ गए। अब बताओ क्या कोई वैकेंसी बाकी रह गई? नहीं। भाई होटल ने कहा कि 10 लोगों की जगह खाली है, 10 लोगों की जगह खाली है, तो 10 लोग आ गए तो कोई भी अब बाकी नहीं रह जाएगा, तो वो अपना एडवर्टाइजमेंट हटा देगा। वही कहानी यहां अप्लाई करना। यहां पर क्या था, इलेक्ट्रॉन, होल। यहां पर प्लस था, सॉरी यहां निगेटिव था और होल था, यहां प्लस था और इलेक्ट्रॉन था। जब ये इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या होंगे, रिकंबाइन। ये आपस में रिकंबाइन, ये आपस में क्या हो जाएंगे, रिकंबाइन होंगे। और जब रिकंबाइन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म। तो आपस में जैसे यहां पर क्या हुई है, वैकेंसी खत्म हो जाएगी, ऐसे यहां पर भी जो आपका होल था वो क्या हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। यानी होल और इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके होंगे। तो सिर्फ क्या बचेगा, यहां का सिर्फ निगेटिव बचेगा, यहां का सिर्फ पॉजिटिव बचेगा। यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव। इसी रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन। तो आपसे वर्ड आएगा डिप्लीशन लेयर। क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन और होल इधर जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा। देखो ये इधर, ये ऐसे आ रहे हैं और आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, तो ये दोनों आपस में खत्म। तो सिर्फ क्या बचेगा, माइनस और प्लस बचेगा। पहली चीज क्या, यहां पर डिप्लीशन लेयर का, डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, कमी। किस चीज की कमी, इलेक्ट्रॉन और होल की। तो यानी इस लेयर में, ये क्वेश्चन आपके जेई, नीट, बोर्ड कहां कहां नहीं आया है, हर जगह आ चुका है। तो यानी इलेक्ट्रॉन और होल यहां पे नहीं है। इलेक्ट्रॉन और होल को ही बोला जाता है चार्ज कैरियर, यानी यहां पर कोई भी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, तो क्या प्रेजेंट होगा, यहां पर सिर्फ निगेटिव और पॉजिटिव है, यानी एल्युमिनियम माइनस, फास्फोरस के ऊपर प्लस। ये बड़े बड़े आयन मौजूद होंगे। कैसे, बड़े बड़े आयन मौजूद होंगे। तो ये बड़े बड़े हैं तो मूव नहीं करेंगे, बड़े बड़े हैं तो क्या करेंगे, मूव नहीं करेंगे। जब मूव नहीं करेंगे तो क्या बोला जाएगा, इमोबाइल आयन। क्या बोला जाएगा, इमोबाइल, यानी वो मूव नहीं करते हैं। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ गई। फिर एक चीज और पढ़ा होगा, अगर यहां प्लस है यहां माइनस है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप होगा। बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ जाती है, यानी प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो जाएगा। तो देख लो कहां, प्लस का मतलब N, इसका मतलब P। खुद आप सोच सकते हो, रटना नहीं पड़ेगा। जो चीजें आप रट रहे हो, पढ़ के रट रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, सिंपल सी कहानी है। P में निगेटिव बचेगा,
n में पॉजिटिव बचेगा, सबसे इंपॉर्टेंट n में पॉजिटिव बचेगा, है ना, बचने की बात कर रहा हूं, बचने की, ये मत कहना सर आपने पढ़ाया था n तो निगेटिव होता है, भाई n निगेटिव होता है, लेकिन जब उसने इलेक्ट्रॉन को दिया तो पॉजिटिव बना कि नहीं बना, बना बिल्कुल, तो आप कहोगे हाँ ये इधर इधर कंबाइन होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप इस तरफ हो चुका होगा। आगे देखते हैं, हाँ आगे इधर देखते हैं, देखो P से N, क्या डिफ्यूजन इस तरफ जा रहा होगा, हमने कहा हाँ हमने पढ़ रखा है, डिफ्यूजन इस तरफ जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही होगी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगी, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, अपोज, किसका, डिफ्यूजन का, क्या मैं बोल सकता हूं डिफ्यूजन का मतलब मेजॉरिटी, डिफ्यूजन का मतलब मेजॉरिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन यानी मेजॉरिटी का अपोज करेगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, बट उसके बावजूद भी कुछ बहुत फास्ट होंगे भाई, कुछ होल या कुछ इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट होंगे जो इस बैरियर को, इस अपोजिशन को क्रॉस कर जाएंगे, यानी कहने का मतलब यह है कुछ ना कुछ डिफ्यूजन करंट आएगी, कहने का मतलब है कुछ ना कुछ डिफ्यूजन करंट तो आएगी। आगे देखते हैं क्या मतलब है, समझा। अब इधर देखना बहुत ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्या कहने का मतलब, इधर देखो P और N हमने बनाया, सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड N से P की तरफ जा रही होगी, सही बात है। अब एक बात समझना बेटा, पहला हमने इधर बताया निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, कुछ लोग सर इलेक्ट्रॉन होल कहां से आया, पहले ही समझ लो, थर्मल एजिटेशन से, मैंने फिर बताया इलेक्ट्रॉन और होल हमेशा आते रहेंगे, थर्मल और एजिटेशन से आते रहेंगे, तो मैंने कहा ठीक है थर्मल एजिटेशन से इलेक्ट्रॉन और होल आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। अब कुछ सोचो, क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पे क्या लगाती है, फोर्स, इसका फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा। अब समझना, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो खुद देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही, इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लग रहा है, इधर। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, धक्का, आपने पढ़ रखा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट का मतलब पुश करना, धक्का देना, तो यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस निगेटिव पे इस तरफ धक्का देगा, प्लस वाले पे इस तरफ धक्का देगा, इस पॉइंट को ऑटोमेटिक समझ लो अच्छे से कि F इज इक्वल टू QE, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज रखोगे तो आप उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का लगाएगी, फोर्स लगाएगी। निगेटिव वाले पे, निगेटिव का मतलब क्या है, अपोजिट, तो निगेटिव वाले पे अपोजिट लगाएगी, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है तो यानी इलेक्ट्रॉन पे इस तरफ फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है तो होल प्लस है, इसका मतलब इस तरफ फोर्स लगाएगी, तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन इस तरफ और इस तरफ, ये डिरिफ्ट हो रहा है, हम धक्का दे रहे हैं, ठीक। चलो अब सुना इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, उसकी करंट इस तरफ आएगी, अपोजिट होती है, होल इस तरफ आ रहा है तो होल की करंट भी इस तरफ आ रही होगी, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा, यानी N से P की तरफ ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट का मतलब जो धक्का देकर आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई है, वो N से P की तरफ जा रही होगी। क्या ड्रिफ्ट माइनॉरिटी की वजह से आया है, हाँ यस यस, मेजॉरिटी की वजह से डिफ्यूजन आती है, तो ड्रिफ्ट माइनॉरिटी की वजह से आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी, डिफ्यूजन का अपोज करती थी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही आया है, इस तरफ ही आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। आई थिंक आपको समझ में पूरा आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, देखो ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा, डिफ्यूजन किधर बह रही है, इस तरफ, ड्रिफ्ट किधर बह रही है, इस तरफ, अपोजिट है ना, देखो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, कि एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों क्या हो चुके होंगे, बराबर, तो नेट कितना आएगा, 0, तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, 1, सिंपल सी बात। आगे अब चलते हैं, कैसे याद करें, फिर अपना जुगाड़, कैसे याद करें, एक ही याद करना है, एक ही पकड़ो, P में होल ज्यादा होता है तो होल का डिफ्यूजन इधर होगा, इधर, एक ही पकड़ो खाली, होल का डिफ्यूजन इधर तो होल की करंट भी इधर। अब चलो, अगर होल का डिफ्यूजन इस तरफ तो होल की ड्रिफ्ट इस तरफ, सिंपल, क्योंकि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट क्या होते हैं, उल्टा। एक ही पॉइंट पकड़ो, बहुत ध्यान समझना, होल P में ज्यादा होता है इस तरफ से इस तरफ, तो ड्रिफ्ट इस तरफ, तो देख लो ड्रिफ्ट होल की कहां हो रही, इस तरफ, ठीक है। अगर होल का डिफ्यूजन इस तरफ हो रहा है आगे, तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन उसके अपोजिट इस तरफ, तो देख लो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन N से P की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट इस तरफ, तो यानी कुल कह सकते हो, पहला कि जो आपका डिफ्यूजन होता है वो एंड ड्रिफ्ट वो क्या होते हैं, उल्टे, अपोजिट, वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो ड्रिफ्ट
डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट क्या होते हैं? अपोजिट। देख लो, होल का डिफ्यूजन इस तरफ, ड्रिफ्ट इस तरफ, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन इस तरफ, ड्रिफ्ट इस तरफ। आप आसानी के साथ याद कर सकते हो। लास्ट, चलो लास्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बैरियर पोटेंशियल। अब समझना बेटा, पूरा निगेटिव इस तरफ, पूरा पॉजिटिव इस तरफ। अगर पूरा पॉजिटिव इस तरफ है क्या हाई पोटेंशियल? यस। पूरा निगेटिव इस तरफ है तो क्या होगा? लो पोटेंशियल। क्या एक बैटरी सेट हो जाएगी? हाई टू लो। तो एक बैटरी सेट होगी, क्यों? देखो ये प्लस ये माइनस। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर बैटरी आपने बताई, हमें कैसे पता चला इधर प्लस है? देख लो, इधर हाई पोटेंशियल बड़ी बैटरी प्लस, तो इधर भी क्या होगा? प्लस होगा। प्लस से माइनस की तरफ ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप है, इधर है। इसे ही बोला जाता है बैरियर पोटेंशियल। क्या आगे हम लोग यूज करेंगे? क्या बोला जाता है? जो बैटरी का सेटअप हुआ है इसे बोला जाता है बैरियर पोटेंशियल। यानी आपको इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा तभी करंट फ्लो होगा। आगे पढ़ेंगे। इसे बोला जाता है बैरियर पोटेंशियल वी नॉट। सिलिकॉन का याद ही करना है 0.7, जर्मेनियम का 0.3, ये याद ही करना है, याद ही करना है। बैरियर पोटेंशियल किसको रोकेगा? मेजॉरिटी का अपोज करेगा। क्यों? खुद सोचो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मेजॉरिटी का अपोज करती थी। लास्ट, इन हाई पोटेंशियल पे है, सही बात है, प्लस है। लो पोटेंशियल पे क्या है? पी। इन दोनों का जो गैप है उसी गैप को ही बैरियर पोटेंशियल बोला गया है। हम लोग क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे, ठीक है। ये पूरा टॉपिक हो गया आपका, तो आप यानी थैंक यू, है ना। तो बस आप लाइक जरूर करिएगा, मेहनत कर रहे हैं, शेयर जरूर करिएगा, है ना। कमेंट में जो भी आपको अच्छा लगा खराब लगा सब आपको बता देना है, ठीक। थैंक यू वेरी मच। 7 विड्थ कितना है? 10⁻⁻7 अप्रॉक्स। तो इतना आपका वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ये हो गया। अगर बायसिंग नहीं है, यानी कोई भी बायसिंग नहीं है, कोई भी बायस यानी कोई भी बैटरी हमने नहीं लगाई है अगर बाहर से, तो हमने देखा था भाई डिफ्यूजन वाला और ड्रिफ्ट वाला इक्वल है, तो नेट कितना आएगा? 0। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं अगर हम बायसिंग कर दें, बैटरी लगा दें, डायोड बना दें, तब क्या होगा? दो टाइप का होगा डीसी सप्लाई के साथ, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स। अच्छा, फॉरवर्ड का मतलब सिंपल सा कहानी क्या है? ये आपका पीएन है। अगर प्लस वाला पी की तरफ है फॉरवर्ड बायस, अब देखो यहां से करंट पी से एन की तरफ जाएगा, तो एक तरफ ये डायोड का मैंने आपका सिंबल बना दिया है, तो पी से एन की तरफ आपका फ्लो हो जाएगा, हाई से लो की तरफ फेवर फ्लो हो जाएगा। जबकि रिवर्स बायस में क्या करेंगे? पी को निगेटिव कर देंगे, पी को निगेटिव कर देंगे। अब खुद सोचो, P से N की तरफ फ्लो होना है, P से N की तरफ फ्लो होना है, तो क्या बताओ, जबकि P पर माइनस है, क्या फ्लो हो पाएगा? नहीं। हमेशा निगेटिव से हाई तक नहीं जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, जबकि यहाँ निगेटिव है, तो इसलिए आपके रिवर्स में फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी देख सकते हैं, अगर P वाला पॉजिटिव है मतलब हाई पोटेंशियल, जरूरी नहीं ये हाई पोटेंशियल होना चाहिए। जैसे मान लो ये 10 है, ये 5 है, तो हाँ ज्यादा हो गया, तो Vp ज्यादा होगा। अच्छा, यहाँ डिफ्यूजन की वजह से मूव करेगा, क्यों? आपका प्लस है तो हाई से लो, तो डिफ्यूजन की वजह से मूव करेगा, जबकि यहाँ पर मूव नहीं करेगा। तो बहुत ज्यादा मैं नहीं समझाऊंगा, इतना कहूंगा, देखो रिवर्स बायस में मूव तो करंट नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर अपनी कुछ चीजें लीकेज होगा। प्रैक्टिकल में अगर हम लोग प्रैक्टिकल में देखें, कुछ ना कुछ लीकेज करंट आएगा, सैचुरेशन रिवर्स सैचुरेशन करंट आएगी, उसी की वजह से वो मूव करेगा, माइनॉरिटी की वजह से, तो ड्रिफ्ट की वजह से। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछी जाती है कि फॉरवर्ड बायस में क्या होगा? तो सिंपल तरीका बताता हूं रटने का, जो मैंने रटा था सिंपल, ऑल डिक्रीज, सब कुछ डिक्रीज हो जाता है। क्या क्या डिक्रीज होता है? ठीक है ना। अच्छा, यहां एक चीज बता देता हूं कि पोटेंशियल बैरियर जो होता है डोपिंग पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल बैरियर जो है डोपिंग पे डिपेंड नहीं करता है। इसमें फॉरवर्ड बायस में क्या होगा? ऑल डिक्रीज, सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा। ऑल में क्या क्या आएगा? पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज, क्यों? करंट फ्लो होगा, धक्का उक्का लगेगा, तो उससे क्या होगा? आपका विड्थ ऑफ लेयर डिक्रीज होगा। अच्छा, लेयर डिक्रीज हो रही मतलब थिन हो रही है, और डायोड का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। कोई पूछेगा भाई इसका क्या लॉजिक है? सिंपल देखो, क्या फॉरवर्ड बायस में हम कह रहे हैं कंडक्टिविटी होती है, कंडक्शन होगा, हाँ करंट फ्लो होगा। अगर करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, जाहिर सी बात, तभी तो फ्लो हो रहा है, ठीक है। दूसरा, इसमें किसकी वजह से आ रहा है? मेजॉरिटी, मैंने पहले ही बताया, मेजॉरिटी की वजह से आ रहा है करंट फ्लो हो रहा है, डिफ्यूजन करंट पी से एन की तरफ, देखो बता भी दिया, प्लस से माइनस की तरफ, पी से एन की तरफ करंट, लेकिन बहुत कम आएगा, मिली एम्पियर में आएगा। अच्छा, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक में बार बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। जब हम करंट को पढ़ा रहे थे तो हमने एक चीज बताई थी कि ओम्स लॉ, V = IR, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे जो फॉलो नहीं करते थे, उसमें से एक डायोड था, अगर किसी को याद हो, नहीं तो वो लेक्चर देख लेना, ठीक है ना। तो ये देखते हैं। अच्छा सुनो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, अगर 0.7 वोल्ट सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल 0.7 है, यानी 0.7 तक तो फ्लो नहीं होने देगा, 0.7 तक तो वो फ्लो नहीं होने देगा। जैसे ही उससे ज्यादा देंगे तब तो फ्लो होने लग जाएगा, तब तो फ्लो होने लग जाएगा। तो 0.7 तक देख लो, करंट 0 तक, 0.7 तक 0 है, तो इसे कहते हैं नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, ये बैरियर पोटेंशियल है। उससे ज्यादा जैसे ही देंगे, अब देखो
का इंक्रीज, जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज होता है वैसे वैसे इंक्रीज। क्या ये लीनियर ग्राफ है? नहीं, तो नॉन लीनियर है, इसीलिए ये अगर नॉन लीनियर है तो नॉन ओमिक है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि शुरू में क्या होगा, 0.7 तक कोई भी फ्लो नहीं होगा, कि अपोज कर रहा होगा, सिलिकॉन का अपना होता है हिस्सा ना, अपना अपोज करेगा, ठीक है ना। अब 0.7 से ज्यादा दे देंगे तो वो फ्लो हो जाएगा। इसमें कहानी क्या है, अगर इसमें इंक्रीज हो रहा है तो इसमें डिक्रीज हो जाएगा, इसमें लेयर अगर डिक्रीज थिन हो रही है तो उसमें थिक हो जाएगी, इसमें माइक्रो, देखो इसमें मेजोरिटी है तो उसमें एक को अच्छे से कर लो, दूसरा उल्टा कर दो, इसमें मेजोरिटी इसमें माइनॉरिटी, इसमें डिफ्यूजन इसमें ड्रिफ्ट, इसमें मिली इसमें माइक्रो। इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही क्या होता है, थोड़ी सी आपका अंदर होते होते, यानी जैसे ही रिवर्स सैचुरेशन करंट, मैंने बताया लीकेज करंट आता है, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है, धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आता है जब सारे के सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, सिलिकॉन के अंदर जो बॉन्ड होते हैं सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, और जैसे ही सारे बॉन्ड टूट जाते हैं तो अचानक से करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो देख लो, अचानक से ब्रेक डाउन वोल्टेज पे अचानक से सब कुछ ब्रेक हो जाता है। और भाई अगर सब कुछ ब्रेक हो जाएगा, तो आसानी के साथ क्या है, आपका करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो अचानक से देखो यहां तक क्या धीरे धीरे जा रहा है बैरियर पोटेंशियल, उसके बाद अचानक से ब्रेकडाउन वोल्टेज, जहां ब्रेकडाउन वोल्टेज हुआ फिर करंट बहुत ज्यादा, देखो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया, थोड़ा थोड़ा नहीं, यहां थोड़ा थोड़ा बढ़ा, या अचानक से पूरा बढ़ गया। इसी दोनों को मिला देंगे, इसको और इसको मिला देंगे, पूरा एक ग्राफ आ जाएगा। तो सिंपल है, तो दोनों ग्राफ एक साथ पूछ सकता है, वरना दोनों ग्राफ अलग अलग पूछ सकता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं फिर। आइए देखते हैं कि पीएन जंक्शन पर जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे, मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर ले लिए हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो बहुत लेंदी हैं, और मैंने उसको समझा दिया है, बस खाली अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना है। तो उसका मैं पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, यानी ये नोट्स के बाद उसमें पीडीएफ ऐड करके पूरा भेज दूंगा आपको, वहाँ से देख लेना, अननेसेसरी फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। तो हमने पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन का पूरा डिटेल में देख लिया है, तो उसमें लिख दूंगा, तो आप लैंग्वेज बस देख लेना ताकि आपको लिखने का एक आइडिया हो जाए। दूसरा, फॉरवर्ड बायस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, पूरा क्या क्या होता था, कैसे कैसे होता था, वो सारी चीज़ें। या एक क्वेश्चन ये है, प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, वही ड्रिफ्ट वाला और आपका जो डिफ्यूजन वाला, या फिर डिप्लीशन लेयर कैसे फॉर्म होती है। तो ये जो क्वेश्चन है सारे, ये आपको मैं पीडीएफ में मिल जाएगा। आईवी कर्व हो गया, अनबायस। अब बाकी चीज़ें कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस लो क्यों होता है, कम क्यों होता है। तो हमने पहले ही देखा है कि फॉरवर्ड करंट में आपका जो वोल्टेज होता था वो पोटेंशियल बैरियर को अपोज करता था। अगर पोटेंशियल बैरियर को अपोज करेगा, जाहिर सी बात है हम करंट को फ्लो होना देना चाहते हैं, लेकिन जो पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है ना, वो हमको रोकना चाहता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ विड्थ जो है डिक्रीज होती है। हम लोग देखें, अब विड्थ अगर डिक्रीज हो गई है तो थोड़ा सा अगर आप बढ़ाओगे तो ज्यादा करंट बढ़ जाएगा, तो अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसी का उल्टा कर देंगे, रिवर्स बायस में बैरियर पोटेंशियल की हाइट इंक्रीज होती है, तो क्या होता है, लार्ज इंक्रीज इन रिवर्स वोल्टेज शो लार्ज इंक्रीज इन रिवर्स करंट, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, बहुत ज्यादा हाई होगा, ठीक है ना। यहाँ आई थिंक कुछ मिस्टेक है, भी सही कर दूंगा। दूसरी चीज ये हो गया, डिप्लीशन रीजन क्या होती थी, स्मॉल रीजन इन विसिनिटी ऑफ जंक्शन विच इज डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी क्वेश्चन आया है। तो जहां जहां मैंने स्टार लगाया है वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुके हैं, तो उसको आप अच्छे से देख लेना। फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में जो जो चीजें थी, कम होती थी, ज्यादा होती थी, वो सारी चीजें आपको देख लेना है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर 2 नंबर में। डोपिंग क्यों जरूरी है, डोपिंग जरूरी है, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आया डोपिंग क्यों जरूरी होती है। जो इंट्रिंसिक वाला होता है, कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, तो हम उसमें थोड़ा सा डोपिंग कर देते हैं ताकि एक्सट्रिंसिक बन जाए और कंडक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है। और अनबायस, अगर कोई अनबायस है तो हम देखते थे पी वाले पे हाई होता था और एन वाले पे आपका पोटेंशियल कम होता था अनबायस का। अच्छा, अनबायस जब होता है तो करंट, टोटल करंट कितना होता है, 0, को भी देख चुके हैं। आईवी कर्व ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, जर्मेनियम और सिलिकॉन का अगर अलग अलग बनाने को बोले तो जर्मेनियम का 0.3 होता है तो पहले आएगा, सिलिकॉन का थोड़ा ज्यादा होता है तो वो ज्यादा आएगा। दूसरी, फिर अगली चीज, वाई करंट अंडर रिवर्स बायस इंडिपेंडेंट। जो रिवर्स बायस में करंट होता है अप्लाइड वोल्टेज पर इंडिपेंडेंट क्यों होता है। तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे कि रिवर्स में क्या होता है, करंट तो फ्लो होता ही नहीं है, वो तो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है या लीकेज करंट होता है, माइनॉरिटी की वजह से जो फ्लो होता है उसकी वजह से होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि माइनॉरिटी चार्ज के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो अच्छे से मैंने लिख दिया है। दूसरा, व्हाई डज रिवर्स करंट शो सडन इंक्रीज। हम देखते थे कि रिवर्स में अचानक से करंट इंक्रीज होता था, तो उसका रीजन क्या है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज पर मैंने बताया था जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, और अगर सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे तो बहुत सारे कैरियर, चार्ज कैरियर फ्री हो जाएंगे, और फ्री हो जाएंगे तो करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। और आपका कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको इसको ध्यान से देखना है।
आइए देखते हैं हम लोग, एक टॉपिक है बायसिंग को चेक करते हैं, कौन फॉरवर्ड बायस है कौन रिवर्स बायस है, कैसे चेक करते हैं, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं एक दो बार, देखते हैं। चेक बायसिंग मैंने पहले ही बताया था कि फॉरवर्ड बायस में अपना क्या होता है, पी वाले को ध्यान रखना है, वो हाई पोटेंशियल पे होता है। ध्यान से, ये आपका बना हुआ जो ब्लैक ब्लैक मैंने बनाया वो क्वेश्चन है, और जो मैंने ब्लू ब्लू बनाया है वो आपका आंसर है। देखो ये 2 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट बड़ा है, इसका मतलब P पर ज़्यादा वोल्टेज आएगा और N पर कम वोल्टेज आएगा। तो ये देखो हाई से लो की तरफ क्या जाएगा, हाई से लो की तरफ करंट फ्लो होगा, मतलब फॉरवर्ड बायस है। सिंपल है, अगर P से N की तरफ फ्लो हो रहा है हाई से लो की तरफ, वो फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो स्टार क्वेश्चन है, बहुत अमेजिंग, गलती होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ठीक है ना, देखो ये 1 वोल्ट है, लेकिन ध्यान से देखना है, जब 1 वोल्ट हम लोग लेते हैं, अच्छे से सीख चुके हैं, जो छोटा होता है वो माइनस होता है और जो बड़ा वाला होता है वो प्लस होता है। तो बड़ा वाला प्लस और वो जमीन में चला जाएगा, देखो अर्थिंग दी हुई है, जमीन में चला जाएगा 0, तो -1, तो P पर क्या है -1। इसी तरीके से ये -2 और ये +2, तो +2 वाला यहाँ अर्थिंग का सिंबल है 0 हो जाएगा, और इस पर N पर -2। खुद सोचो क्या -1 और -2 में बड़ा कौन है, -1 वाला है, इसका मतलब ये P वाला बड़ा है, हाई से लो की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड बायस। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। दूसरा, ये 2 वोल्ट है, फिर से वही, ये -2 है, लेकिन इस बार देखो, इस बार इसका साइन देखो, ये बड़ा वाला इधर है तो +6 वाला इधर है। अब ये N और P है, N वाला ज्यादा है, क्या N से P की तरफ फ्लो हो पाएगा, नहीं फ्लो हो पाएगा, P से N की तरफ होता है, इसका मतलब ये क्या है, रिवर्स बायस है। ठीक, अब अगली चीज, अगर डायोड आइडियल है तो फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है कि अपना जो ये डायोड है रेजिस्टेंस 0 है, तो डायोड का रेजिस्टेंस 0 माना जाता है, तो वो सिंपल वायर की तरह एक्ट करने लगता है। और अगर रिवर्स बायस है, उसके अंदर फ्लो नहीं होगा, सबको पता है, लॉजिक लगाएंगे भाई रिवर्स बायस में फ्लो नहीं होगा, वो एज अ ओपन सर्किट एक्ट करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, ये अपना क्या है, प्लस, तो प्लस 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 तो प्लस, तो ये P वाला सिंबल प्लस है, तो इसका मतलब ये आपका फॉरवर्ड बायस है, और फॉरवर्ड बायस है तो सिंपल सा कैसा बन जाएगा, एक सिंपल वायर बन जाएगा। तो I = V/R, तो V कितना है 2 और R कितना है 4, 2/4। अगर ये क्वेश्चन अमेजिंग, फिर से एक बार अमेजिंग क्वेश्चन, क्यों अमेजिंग है वो बताता हूं। ये वही सेम चीज फॉरवर्ड बायस ही है, देखो प्लस वाला P वाला हाई पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है फॉरवर्ड बायस, इस बार लेकिन सिलिकॉन दे दिया है, इस बार सिलिकॉन दे दिया है, और सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है 0.7, यानी समझना, यानी आप जब 2 वोल्ट से बढ़ा जाओगे 0.7 तक कोई करंट नहीं आएगा। जैसे वो एक टॉपिक हमने पढ़ा था, ध्यान है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे ही, तो इसका अपना 0.6 ओम है, तो टोटल कितना आएगा 2 + 0.6 टोटल। सिलिकॉन का VB बैरियर पोटेंशियल कितना है 0.7, इसका मतलब 2 में से 0.7 घट जाएगा, तो नेट कितना बढ़ेगा 1.3, यही आपको ध्यान देना, नेट कितना बचेगा 1.3, तो इसका मतलब 1.3/2.6 होगा, ना कि 2/2, तो टोटल 2 काउंट नहीं होगा। इस बार बैरियर पोटेंशियल हमने अच्छे से पढ़ा है फॉरवर्ड बायस में कि बैरियर पोटेंशियल के बाद ही करंट फ्लो होता है, तो उतना माइनस करना पड़ेगा आपको ध्यान से, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है, PYQ में आ चुका है। इस क्वेश्चन को मैंने दोनों मिक्सचर ले लिया है, ठीक है, ये सारी अपनी नोट्स से क्वेश्चन करा रहा हूं, जो मेरी अपनी कोटा की नोट्स है सारी, ठीक है, उसमें से अमेजिंग क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ये 2 ओम, ये फॉरवर्ड बायस, अब देखो यहां से गया, प्लस है, गया गया गया, इसमें फ्लो होगा फॉरवर्ड बायस है, लेकिन इसमें फ्लो नहीं होगा, देख लो सिंबल N से P की तरफ थोड़ी फ्लो होता है, उल्टा बना, रिवर्स बायस। अगर इसके अंदर फ्लो नहीं होगा, इसको हटा दो, वही सिंपल, अगर इसके अंदर फ्लो नहीं हो रहा, सर्किट को तोड़ दो, तो करंट कहां फ्लो होगा, इधर से इधर से इधर से चला आएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो सिंपल R इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 + 2 + 1 5, और I = V/R। तो ये सारी चीजें अपनी हो चुकी हैं। अब एक अपना लास्ट टॉपिक बचता है रेक्टिफायर, बहुत अमेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। देखिए अपना लास्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन, ठीक है ना, एप्लीकेशन देखते जा रहे हैं। सबको पता है ना कि अपने जो घर हैं उस घरों में AC आती है, AC, जबकि हमारी सारी डिवाइसेस कैसी होती हैं, DC पे वर्क करती हैं। तो क्या AC को DC में कन्वर्ट किया जाना चाहिए, हाँ, तो उसी के लिए यूज़ क्या किया जाता है, रेक्टिफायर, डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट AC इंटू DC। अच्छा, ये किस बेस पर एक्ट करती है, 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है। सिंपल सी बात इसमें है कि हमने देखा था कि जो डायोड होता है, डायोड का एप्लीकेशन है, तो जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस में करंट को फ्लो होने देता है और अपोजिट में यानी रिवर्स बायस में फ्लो नहीं होने देता, तो ये फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट जो है होने देता है। इसी के बेसिस पर रेक्टिफायर बना है। कैसा होता है, हाफ वेव और फुल वेव। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है हाफ वेव का मतलब ये जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट होती है, अल्टरनेटिंग
करंट कैसी होती है, देखो ये AC होती है, एक साइकिल पॉजिटिव में, एक साइकिल नेगेटिव में, एक पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में। तो ये जो होता है हाफ वेव वाला सिर्फ हाफ वेव को रेक्टिफाई करता है और हाफ वेव को गायब कर देता है, फुल वेव वाला पूरा करता है। ये पहली चीज हो गई। अगर आपसे कंपैरिजन पूछा जाए, दूसरी चीज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी आएगी तो हम अभी देखेंगे। तो मैं कह रहा हूं आपका रेक्टिफायर है, इसको हम देखते हैं, ठीक है ना। ये रेक्टिफायर है, सबको पता है जो डायोड होता है, डायोड, वो डायोड किस पर तकरीबन 5 वोल्ट 10 वोल्ट बहुत छोटा वोल्टेज का होता है, जबकि अपने घरों में 220 वोल्ट आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको एक डिवाइस याद है, ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर। तो वो क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ये आपकी प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, आप डिटेल में इसको पढ़ोगे। अभी हम रेक्टिफायर की बात करें तो आप सिंपल सा देखो, ये हाई वोल्टेज वाली और ये आपका प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी आपकी होती है। इसमें हमने एक डायोड लगा दिया है, ये P और ये N है, ये S1 और ये S2, पॉइंट मैंने बनाया समझाने के लिए। और मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया है, क्यों, क्योंकि इनपुट जो वोल्टेज आपका है और ये आउटपुट, सबको पता है जो रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होता है तो अपने ऊपर ड्रॉप करवाता है, और जब ड्रॉप करवाएगा तो वही हमने 2 टर्मिनल बना दिया कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वही हमारा आउटपुट होगा। सिंपल सी बात है। तो देख लो, अब हम क्या करें, जब आपकी फर्स्ट हाफ साइकिल है, फर्स्ट हाफ यानी जो पॉजिटिव वाली साइकिल है, ये देखो पॉजिटिव और निगेटिव होती, तो ये मैंने बनाया। तो जब आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो S1 वाला ये पॉजिटिव होता है और S2 क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब खुद सोचो, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो क्या यहां पर फ्लो हो जाएगा, P से N की तरफ फ्लो होने लगेगा, P से N की तरफ फ्लो होगा। और जैसे ही P से, ये देखो P पॉजिटिव है और N वाला क्या है, अपना निगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा तो फॉरवर्ड बायस हुआ। तो डायोड हमारा कैसा है, फॉरवर्ड बायस है। तो करंट फ्लो होगा, और करंट अगर फ्लो होगा तो इस पर ड्रॉप होगा और हमारा क्या, V = IR आ जाएगा। तो देख लो, पॉजिटिव साइकिल में हमारा आउटपुट आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम निगेटिव साइकिल में जाते हैं, जैसे ही हम निगेटिव साइकिल में जाते हैं, क्या S1 वाले पर निगेटिव आएगा। और सबको पता है अगर S1 यानी P पर निगेटिव आएगा, रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में कोई भी करंट नहीं जाता है। तो अगर करंट नहीं जाएगा तो यहां पर ड्रॉप नहीं होगा, अरे ड्रॉप नहीं होगा तो यहां पर कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा। तो देख लो 0, तो एक प्लस वाले में आएगा और निगेटिव वाले में 0, फिर प्लस वाले में आएगा, निगेटिव वाले में 0। तो मैंने पूरा तरीका, यहां पर फ्रीक्वेंसी जो इनपुट की है वही आउटपुट की अपनी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये चीज आपका हो गया पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और ये आपका आउटपुट हो गया पूरा का पूरा सिग्नल, सारी चीजें प्लस का आपका पूरा बना सकते हैं। फुल वेव वाले में क्या होता है, फुल वेव वाले में क्या होता है, हम 2 लगाते हैं। कितना लगाते हैं, 2 डायोड लगाते हैं, एक S1 एक S2 लगाते हैं। और इन दोनों, अच्छा ये 2 टाइप का होता है, एक अपने सिलेबस में सेंटर टाइप। सेंटर टाइप का मतलब इस कॉइल के सेंटर से हमने क्या रेजिस्टेंस लगाया है और वहां पर अपना वोल्टेज नाप रहे हैं। यहां पर देखो, यहां नाप रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं, आपने बीच में रेजिस्टेंस लगाया और रेजिस्टेंस के दोनों तरफ यानी इस पर जो भी ड्रॉप होगा उसको हम V0 दिया, आउटपुट उसको मेजर करेंगे। अब इसमें क्या है, S1 और S2 है। अब जैसे ही फर्स्ट हाफ साइकिल आई, S1 वाला क्या है, पॉजिटिव, तो S2 क्या हो जाएगा, अपना निगेटिव। तो देख लो भाई, जाहिर सी बात, अगर S1 पॉजिटिव होगा तो S2 क्या हो जाएगा, अपना एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव हो जाएगा, सिंपल। तो S1 वाला फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और D2 यानी ये वाला D2 वाला क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। अगर ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, तो देख लो फॉरवर्ड बायस। तो करंट कैसा जाएगा, यहां से होता हुआ और यहां से RL से। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, A से B की तरफ करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यानी प्लस वाले का आपका आउटपुट मिल चुका है। जैसे ही सेकंड हाफ में निगेटिव आया, सेकंड हाफ में जैसे ही निगेटिव आया, अब क्या हुआ, S1 वाला निगेटिव, बिल्कुल S1 वाला अगर निगेटिव आया तो S2 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अरे भैया S2 पॉजिटिव आया, अब S2 चल पड़ेगा। देख लो यहां अगर ये S2 पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव से पॉजिटिव और यहां तो जाएगा नहीं, तो यहां चला जाएगा। अभी भी करंट की डायरेक्शन क्या है, A to B। अभी भी करंट की डायरेक्शन क्या है, A to B। एक बार क्या हुआ, प्लस वाले में D1 चला और माइनस वाले में D2 चला। तो D1 चला, D2 चाहे जो चले, लेकिन करंट तो यहां पर फ्लो होगा, और करंट अगर फ्लो होगा ड्रॉप आएगा, आउटपुट आएगा। इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाती है, डबल। यानी AC कन्वर्ट किसमें हो चुका है, DC। 100% नहीं होगा, ये ना सोचना 100% नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए एफिशिएंसी, इसलिए लिखा है ना पल्सेटिंग डीसी है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है इसकी एफिशिएंसी डबल है, ज्यादा है ना। ये 42 और ये तकरीबन 80 या समथिंग के अप्रॉक्स होती है ना वैल्यूज, खाली याद ऐसे नॉर्मल। अब देखो क्या है भाई, 50% लॉस कर दिया ना। देखो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 0, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ यानी निगेटिव वाले को दूर कर दे रहा, तो ये बेस्ट वाला है, ठीक है ना। तो ये अपना क्या हुआ, रेक्टिफायर हुआ। मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा आपको रेक्टिफायर बता दिया है जितना अपने सिलेबस के अंदर है, ठीक।
ठीक है ना। अब जो भी मैंने बताया था आपको कि रेक्टिफायर का कैसे कैसे होता है भाई पूरा, तो अब इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना होगा कि जब हम S1 फर्स्ट हाफ साइकिल में S1 पॉजिटिव होता है, S2 नेगेटिव होता है, एक फॉरवर्ड बायस में, एक रिवर्स बायस में, फिर करंट फ्लो होता है पूरा। तो मैं इसका अच्छे तरीके से आपको पूरा PDF में इसको सेंड कर दूंगा। सभी लोग जाइए और PDF को नीचे से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए ज़रूर। पूरा लिखने से वीडियो लंबा हो जाएगा। आपने समझ लिया है, अब बस उसको लिखना है, तो एक बार आप वहाँ पर देख लेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो गाइज आप बहुत अच्छे से पढ़िए इस चैप्टर को, 7 नंबर का है, बहुत ईजिली 7 नंबर आपको मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ द लक गाइज, थैंक यू वेरी मच।